हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से परिवार बोधि इंस्टीट्यूट पर। तो अब हम उसके आगे से शुरू करते हैं। जो आई दृष्टि का पार्ट हमने कल कर लिया है। कल हमने राष्ट्रीय जो परिदृश्य है उसका हाफ पार्ट कवर किया हुआ था और आज उसके आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे। जितना प्यार आप लोगों ने उस वीडियो पर दिया है, इसी तरीके से आप आगे भी इसी ऐसे ही सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे 8 से 10 दिनों में आपकी जो आई दृष्टि है मैगज़ीन पूरी कंप्लीट करा दी जाए। पूरी आपको वह मैगज़ीन मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम चीज़ें आपको वीडियो के साथ याद कराई जाएँ और केवल करंट अफेयर्स नहीं, उसके साथ स्टैटिक पोर्शन जोड़ करके आपको चीजें बताई जाएं, ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल यह क्लास मात्र करंट के दृष्टिकोण से नहीं रहनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके वो स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करते हुए चलती रहनी चाहिए, ठीक है। और वीडियो वगैरह पसंद आया करे तो दोस्तों तक शेयर कर लिया करो और चैनल चूंकि नया है तो इसको सब्सक्राइब वगैरह भी कर लिया करो। शुरू करते हैं। सबसे पहला देखते हैं न्यूज क्या है आज की पहली न्यूज है संविधान हत्या दिवस। तो संविधान हत्या दिवस को लेकर के क्या हमें समझना चाहिए? सबसे पहले देखो, संविधान हत्या हुई कब, हुई संविधान की हत्या, इसको लेकर दिमाग में प्रश्न आना चाहिए। तो यह जो तारीख है, किस तारीख को आखिर बोला गया है सरकार के द्वारा कि अब यह दिन जो है, यह तिथि जो है आपकी संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाई जाएगी। तो वह तिथि है हमारी 25 जून 2025, ठीक है। ये ध्यान रखना है, 25 जून जो रहेगी आपकी वो संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाई जाएगी। अब इसकी कहानी थोड़ी सी समझ लो, क्योंकि इस समय देखो आपका आपातकाल लगता है, लोकतंत्र की हत्या की जाती है, तो इसी कारण से हमारे संविधान की हत्या कहलाती है वह। और ये क्यों हुआ इसको समझते हैं। देखो, हमारे संविधान में भाग 17 या भाग 18, अब आपको बताना है। चलो अच्छा, यहीं पर सुनो, भाग 18, ठीक है। हमने कैसे इसको याद किया था, 18 वर्ष जैसे ही आती वैसे आपातकाल शुरू हो जाता है जीवन में, ठीक है। तो भाग 18 जो है आपका वह आपातकाल से संबंधित है, इमरजेंसी से। और इमरजेंसी को लेकर के क्या प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो तीन देखो हमारे इमरजेंसी हैं। पहली है आपकी नेशनल इमरजेंसी, जिसे आपका आर्टिकल 352 के अंतर्गत दिखाया गया है, ठीक है। आर्टिकल 352 क्या है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। फिर आर्टिकल 356 की जब बात की जाएगी तो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन की बात की जाती है। और यही जो 360 है हमारा, ये वित्तीय आपातकाल की, जो फाइनेंशियल आपका आपातकाल है उसकी बात की जाती है, ठीक है। तो अब बात यहाँ पर है संविधान हत्या, तो इसका संबंध अनुच्छेद 352 के तहत जो आपातकाल लगाया गया था। अब अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल के तीन यहाँ पर जो कारण बताए गए हैं कि किन तीन कारणों, किन तीन आधारों पर आपातकाल लगाया जा सकता है। पहला है युद्ध, दूसरा है बाह्य आक्रमण और तीसरा है हमारा आंतरिक अशांति जो था वो आपका सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया, ठीक। और यही पूरी कहानी जुड़ी हुई है जो आपातकाल हमारा लगा, जिसके बाद उस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया नहीं जा रहा है, उसको शोक के रूप में हम उसको जानेंगे, संविधान हत्या दिवस के रूप में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो आपातकाल लगा भारत में वो 1962 में जब चीन के साथ युद्ध होता है तब आपातकाल लगता है पहला। दूसरा आपातकाल 1971 में जब हमारा युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ तब लगता है। तीसरा जो आपातकाल लगा वो इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया। कब लगाया गया, जब यह 1975 का समय आता है और आंतरिक अशांति को बताते हुए बेसिकली विपक्ष को दबाने के लिए, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जो आपातकाल लगाया गया था, वही आपातकाल आपका 25 जून 2025 को घोषणा की जाती है। इस कारण से उस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में बताया गया है। क्लियर बात है। तो यह संविधान हत्या दिवस आपको समझ में आ गया होगा, इसकी कहानी समझ में आ गई होगी। भाग 18 को हमने पूरा समझ लिया। भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो प्रोविजंस हैं, जो रीजन रहते हैं, आखिर किन आधारों पर आपातकाल लगता है, ये समझा। अब जो आंतरिक अशांति थी, इसके बाद पूरा विपक्ष ही खत्म कर दिया गया था। बोले फिर इसके बाद ही हमें देखने को मिलता है 44वां संविधान संशोधन। पॉलिटी में सारी चीजें याद आ रही होंगी। इसके बाद ही जब नई सरकार आती है तो 44वां 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आती है और वह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चेंज करती है कि अब भैया ये जो आधार है ना, तीसरा वाला आधार, युद्ध और बाह्य आक्रमण रहेगा, तीसरा आधार जो आंतरिक अशांति है इसको हटाओ, इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह करो। यानी कि जब शस्त्रों के साथ में कोई विद्रोह होगा तभी जाकर के आपातकाल की घोषणा की जाएगी। नेशनल इमरजेंसी की ऐसे इतनी साधारण परिस्थितियों में घोषणा नहीं की जानी चाहिए। तो ये हो गई पूरी स्टैटिक से लेकर के पूरा हमने कॉन्सेप्चुअली समझ लिया। और संविधान हत्या दिवस आपने यह भी समझ लिया कि कब यह हो गया करंट की न्यूज, और इसका बेसिक जो पीछे बैकग्राउंड है वो हमने समझा। स्टैटिक की न्यूज क्लियर हुआ, ये टॉपिक पूरा क्लियर हुआ। करंट के साथ स्टैटिक जोड़कर ऐसे ही जो टॉपिक जहां आप पर जरूरत महसूस हो कि स्टैटिक को भी समझ लेना चाहिए, वहां पर हम लोग कोशिश करेंगे स्टैटिक को भी साथ साथ याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब इसी में दूसरी न्यूज दी हुई है हैदराबाद मुक्ति दिवस। ये कब मनाया गया भैया, हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को आपका, और 17 सितंबर आपको ये तारीख तो महत्वपूर्ण रहनी चाहिए, याद ही रहनी चाहिए भाई। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का हमारे जन्मदिन होता है। तो बोले देखो हैदराबाद मुक्ति दिवस क्यों मनाया, क्योंकि हैदराबाद, जूनागढ़ और श्रीनगर, आपको पता होना चाहिए कि ये तीन ऐसी रियासतें थी जिन्होंने विलय के संदर्भ में समस्याएं खड़ी की थी सरकार के समक्ष। तो हैदराबाद के संदर्भ में ही पता होगा सरदार पटेल की जो नीति रहती थी, स्टिक एंड कैरेट की नीति। अब बोले भाई कैरेट खा लो आराम से तो जुड़ जाओ हमारे साथ, कोई बात नहीं, नहीं है तो फिर दूसरे हाथ में क्या है, स्टिक है हमारे। तो ये स्टिक पर ही काम किया गया था हैदराबाद के संदर्भ में। यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर
सरकार के द्वारा क्या किया गया था, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, है ना, एक सैन्य अभियान करके हमने हैदराबाद को मिलाया था, क्योंकि यहाँ विवाद हो गया था पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए, निजामाबाद कर रहा था, जनता जो थी वो भारत के साथ मिलना चाहती थी। अब चूंकि उसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन स्ट्रेटेजिकली वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए यहाँ पर जब ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है तो वहीं पर आपका 17 सितंबर 1948 को जो आपका है ये पुलिस कार्रवाई की जाती है और तब ये भारत में मिलाया जाता है हैदराबाद को। और यही जो 17 सितंबर की तारीख है इसको ही हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में घोषित किया गया है। क्लियर हो गई, दोनों न्यूज क्लियर हो गई, दोनों को बिल्कुल बैकग्राउंड से समझा हमने। अब अगली न्यूज क्या है भैया, देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल है। इसको आसान भाषा में समझो कि ये देश का जो सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बनने जा रहा है। इसकी स्थापना कहां पर हो रही है, इसकी स्थापना देखो हरियाणा में मानेसर संयंत्र है और मारुति सुजुकी का यह संयंत्र है। बेसिकली देखो यहाँ पर मारुति सुजुकी की सारी गाड़ियां रहती हैं। अब चूंकि मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल क्या होता है, देखो पीएम गति शक्ति पढ़ा था, पीएम गति शक्ति जो मास्टर प्लान लेकर आई थी सरकार, इसमें क्या था, इसमें जितने मंत्रालय अलग अलग, जैसे शिपिंग मंत्रालय है, बंदरगाह मंत्रालय है, पोर्ट है, जितने हैं ये सारे मंत्रालय अलग अलग अपनी स्कीम्स लेकर आते हैं, प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और चूंकि सब में समरूपता नहीं होती है, एकरूपता नहीं देखने को मिलती है, इसलिए सारे प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, पेंडिंग पड़े रहते हैं। बोले इसी चीज को खत्म करने के लिए पीएम गति शक्ति एक मास्टर प्लान आया ताकि सारे के सारे मिलकर अच्छे से काम करो और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर लॉजिस्टिक की जो असुविधाएं रहती हैं उसको थोड़ा सा आसान बनाया जाए। इसी संदर्भ में भारत सरकार ने टारगेट रखा कि पूरे भारत में हम इस तरीके से मल्टी मॉडल जो कार्गो टर्मिनल है 108 के आसपास लगभग टारगेट रखे गए हैं। उसी में हमारी ये न्यूज है कि अभी वर्तमान समय में जो देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, कार्गो मतलब वही सामान होता है जो ले जाने वाला, ठीक है, तो वो कार्गो टर्मिनल जो है कहां बनने जा रहा है, वो आपका मानेसर संयंत्र में। यहाँ क्या किया गया है, देखो यहाँ का जो पाटली रेलवे स्टेशन है, पाटली रेलवे स्टेशन से डेडिकेटेड फ्रेट जो कॉरिडोर टाइप का एक रेलवे लाइन डाल दी गई है। कहां के लिए, जो हरियाणा का मानेसर है, गुरुग्राम का जो मानेसर है, यहां तक के लिए एक फ्रेट लाइन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लाइन डाल दी गई है। अब बोले देखो यहां से मारुति सुजुकी की जो गाड़ियां होंगी वो आसानी से अब क्या हो सकेंगी, रेलवे स्टेशन तक आराम से रेल के माध्यम से जा सकेंगी। अब जब रेल परिवहन का प्रयोग करेंगी तो लॉजिस्टिक आसान, समय की बचत और वो इकोनॉमी के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए बेहतर हो गया। समझे बात को। और ये सबसे बड़ा मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बोला जा रहा है, चूंकि यहाँ समझो 4.5 लाख वाहन सीधे मालगाड़ी में लाद कर यहाँ से भेजे जा सकते हैं। समझ में आया। पहले देखो यार मानेसर संयंत्र रहा होगा, अब यहाँ से ट्रक व्रक से जाती होंगी गाड़ियां, है ना, रेलवे स्टेशन तक पहुंचती होंगी, फिर आगे वो पोत वगैरह तक, है ना, बंदरगाह तक जाती होंगी और आगे सामान फिर पहुंचता होगा आगे। तो इसमें क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, लागत भी लग रही है। इसको ही तो लागत को बचाने के लिए क्या किया गया है, मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल जो बनाया गया है गति शक्ति के तहत, तो इसमें आपका एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लाइन डाल दी गई है, ठीक है, रेलवे स्टेशन से, पाटली रेलवे स्टेशन से, यहां से आसानी से बचत करते हुए, समय की बचत भी करते हुए आसानी से क्या होगा, 4.5 लाख जो वाहन है इनकी कैपेबिलिटी के साथ में वाहन भेजे जा सकेंगे और आसान लॉजिस्टिक को आसान बनाया जाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होने वाला है। पूरी न्यूज समझ में आ गई। पूरी न्यूज के साथ साथ ये जो करंट की न्यूज है जो पूछी जा सकती है, एक तो यही सीधा सीधा पूछा जाएगा कहां पर, तो गुरुग्राम का जो मानेसर संयंत्र है यहां पर ही इसकी स्थापना की जा रही है, इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। तो अगली न्यूज क्या है भैया, जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उस दुर्घटनाग्रस्त को लेकर के एक तो इसकी तारीख जरूर याद रखनी है। तारीख क्या है, 12 जून की तारीख रही थी जब अहमदाबाद से एक फ्लाइट ब्रिटेन की ओर जा रही थी, यूके की ओर, तो वहीं पर अहमदाबाद से कुछ दूरी पर ही वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तो एक तो विमान का नाम क्या था, विमान का नाम था AI-17, विमान का नाम बोइंग 7878, बोइंग 7878 याद रखना है, ठीक है, बोइंग 7878। और इस पर जितने 242 लोग थे, 242 लोगों में से 241 की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, लेकिन एक व्यक्ति बच जाता है। किस तरीके से बचता है ये देखो आज तक किसी को विश्वास नहीं हो पाया है, ठीक है, कि एक व्यक्ति बच भी सकता है, तो विश्वास से हमने याद कर लिया, उसका नाम था विश्वास कुमार रमेश, ठीक है। तो जो एक व्यक्ति जिसकी डेथ नहीं होती है, जीवित रहता है, विश्वास कुमार रमेश था और 242 में से 241 की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और चूंकि अभी भी मिस्ट्री बना हुआ था, इसके लिए ब्लैक बॉक्स होता है देखो फ्लाइट के भीतर ही, जहां पर वॉइस रिकॉर्डर या फ्लाइट का जो डेटा होता है वो सारा का सारा रखा होता है और एक हाई टेम्परेचर पर भी वो बच सकता है। तो वो डेटा जो रिकवरी की जाएगी उसकी तब पता चलेगा। तो अभी पता चला है कि भाई कोई जो है उसमें पायलट्स वगैरह आपस में बात करते हैं, तो उसे यही क्लियर हुआ है कि अचानक से ये मतलब कि किसी तरीके का ये जो दुर्घटना हुआ है इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी, ठीक है। और अभी क्लैरिटी बहुत ज्यादा नहीं हो पाई है कि आखिर ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ क्यों, क्या विमान में कोई फॉल्ट आया था, इंजन में कोई फॉल्ट आया था, तो इसके चलते अभी बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं है। लेकिन यहाँ जानने वाली चीज है, एक तारीख जानने वाली चीज है कि ये दुर्घटना कब हुई। यूपीपीसीएस में अगर सीधा क्वेश्चन अगर बनेगा तो 12 जून, ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, 12 जून 2025 की घटना थी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी ऐसी विभत्स घटना थी, तो ये तारीख पूछी जा सकती है। या फिर विमान का नाम देखो, बोइंग 7878 याद रखना बहुत आसान है, बोइंग 7878 विमान का नाम है। या जो जीवित व्यक्ति चमत्कारिक रूप से जीवित रह गया उस व्यक्ति का नाम क्या है, विश्वास कुमार रमेश, चूंकि किसी को विश्वास नहीं था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज क्या है, अगली न्यूज है हमारी जाति जनगणना को लेकर के, कास्ट बेस्ड जो सेंसस हुई है। देखो केंद्र सरकार ने अब अनुमति इसकी दे दी है, हालांकि शुरुआती तौर पर केंद्र सरकार का विरोध रहता है, लेकिन अभी केंद्र सरकार के द्वारा अनुमति दे दी गई है कि आगे
2027 से जो कास्ट सेंसस है, कास्ट रिलेटेड डेटा है, अगली जनगणना में इसको शामिल किया जाएगा। अब समझो भैया 2021 में जनगणना, अभी तक हमारे पास डेटा 2021 वाला ही है, ठीक है। इसके बाद जनगणना अभी नहीं हो पाई है, ठीक। अब इसके बाद में जनगणना नहीं हो पाई है हमारी, तो सॉरी 2011 वाला, ठीक। अब चूंकि जनगणना नहीं हो पाई, 20 और 21 में कोविड का समय रहता है, उसके बाद से लगातार देखो जनगणना को लेकर के, जो जाति जनगणना को लेकर के जो विवाद पैदा हो रहा है, ठीक है। ये इसके चलते ही अभी जो सेंसस है, सेंसस का डेटा हमारे सामने नहीं आ पाया है, और इस सेंसस का डेटा ना आने से हमारे सामने स्कीम्स वगैरह, बहुत सारी स्कीम्स होती है जिसके इंप्लीमेंटेशन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ठीक है। पर्याप्त आपके पास अगर आंकड़े नहीं होंगे तो बिना आंकड़ों के तो आप कोई भी अगर पॉलिसी लेकर आते हो, कोई भी स्कीम लेकर आते हो, उसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे? आप तो पुराने डेटा के आधार पर करोगे, इसलिए यह भी बेहद जरूरी है। अब ये जाति सेंसस जो है आपका, जैसे कास्ट सेंसस है, इसका महत्व क्या है, इसको लेकर के क्यों प्रश्न उठते थे? देखो, एक समुदाय है जो यह बोलता था कि आपने क्या किया, जाति जनगणना अभी तक नहीं हुई, इसके चलते सारी जातियों को क्या किया गया, जातियों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाई कि किसी जाति का एम्पावरमेंट कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। और दूसरा एक है कि अगर जाति जनगणना करा दी जाती है तो भैया आप जाति के आधार पर पॉलिटिकल इसका फायदा उठाने लगोगे, ठीक है। राजनीतिक लाभ के लिए आप क्या करोगे, जातिगत जनगणना का प्रयोग करना शुरू कर दोगे। तो ये दो तरीके की देखो थ्योरी इस पर देखने को मिलती है। अब हमारे पास डेटा वगैरह क्या याद रखना है यहाँ पर, एक तो फैक्ट याद रखना है कि सबसे पहले हमारे यहाँ जो जनगणना हुई वो कब हुई भाई, 1872 में। सब बिल्कुल बेसिक फैक्ट है, 1872 में सर्वप्रथम लॉर्ड मेयो के द्वारा सबसे पहले जनगणना कराई जाती है। फिर अगर आज जैसे 10 सालों के बाद, हर 10 की जो जनगणना होती है, अगर हर 10 साल के बाद जो जनगणना सर्वप्रथम कराई गई तो 1881 में लॉर्ड रिपन महोदय के द्वारा ये जनगणना कराई गई सर्वप्रथम। उसके बाद ही आपका 1881 से हर 10 वर्ष पे जनगणना देखने को मिलती है। फिर एक प्रश्न और आता है कि कौन सा वर्ष है जो महान विभाजक वर्ष, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर जो जाना जाता है, तो 1921 का वर्ष है। क्यों भैया, क्योंकि इसके पहले जनगणना घट जाती थी, बढ़ जाती थी, ठीक, कभी अकाल वगैरह पड़ गया तो घट भी गई, लेकिन 21 के बाद जितने वर्ष आए कभी भी जनगणना घटी नहीं, हमेशा वृद्धि ही देखने को मिली। इसलिए यह एक विभाजक, एक डिवाइडिंग लाइन थी, जिसके बाद पहले तो जनगणना घटती हुई भले दिखाई दी, इसके बाद कभी भी घटती हुई नहीं दिखाई देती है, हमेशा वृद्धि दिखाई देती है। तो वर्ष कौन सा है, 1921 वर्ष है, ठीक। ये एक प्रश्न आता है। एक प्रश्न जनगणना से संबंधित क्या आता है कि जनगणना जो है वो भैया हमारा केंद्र सूची का विषय है या राज्य सूची का, या समवर्ती कंकरेंट का है, या स्टेट का है, या सेंटर का है। अब समझो बात को, यहाँ पर हमारे पास में शेड्यूल 7 है, ठीक है, शेड्यूल 7 अनुसूची 7 है ना। अनुसूची 7 के अंतर्गत आपका 3 देखो विषय है, 3 कैटेगरी बनाई गई है, सेंट्रल लिस्ट है आपकी, और आपकी स्टेट लिस्ट है, और आपकी कंकरेंट लिस्ट है। तो सी फॉर होता है सेंटर एंड सी फॉर होता है आपका, सी फॉर क्या होता है, सेंसस। तो सी फॉर सेंटर, सी फॉर सेंसस, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, हमेशा सही होगा कि जो सेंसस है हमारी वो सेंट्रल लिस्ट के अंतर्गत आती है, यानी कि केंद्रीय सूची के अंतर्गत आती है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखो ये जो जातिगत जनगणना होने वाली है, कास्ट सेंसस जो होने वाला है, ये 2 भागों में होने वाला है, ठीक है। 2 पार्ट में कैसे, पहले पार्ट में देखो 1 अक्टूबर 2026 से ऊपर के जो 4, जैसे आप मैप बनाओगे तो मैप में देखो आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया और उत्तराखंड हो गया। ये जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ये जो हिमालयी राज्य हैं, तो ये हिमालयी 4 राज्यों में पहले स्टेप में होगी, ठीक है। पहले स्टेप में यहाँ होने के पश्चात फिर जो दूसरे चरण में होगी बाकी पूरे देश में 1 मार्च 2027 को होने वाली है। तो बस ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। 1 अक्टूबर 2026 को ऊपर के जो हिमालयी क्षेत्र हैं, राज्य हैं 4, कौन सा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसके बाद बचे हुए भारत में 1 मार्च 2027 से ये कास्ट सेंसस होने वाली है। क्लियर, 2 चरणों में ये होने वाली है, ये महत्वपूर्ण था बताना। तो अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज है चिनाब जो रेल पुल है, ये विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्क ब्रिज बना। बहुत ध्यान से सुनना इसको, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज। आर्क क्या होता है भैया, मेहराब। जो मेहराब कैसा शेप होता है, इस तरीके से मेहराब, समझ रहे हैं ना। तो जब ये आप देखोगे चिनाब का जो रेल ब्रिज बनके तैयार हुआ है, ये सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है, ध्यान रखना। और सबसे ऊंचा है तो इसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए। ऊंचाई कितनी है, बोले देखो सबसे ऊंचाई 359, ठीक है, ऐसे याद रखो, ज्यादा 3-5 मत करो, क्योंकि इस आर्क ब्रिज के सबसे ऊंचाई पर खड़े हुए हैं हम। ऐसे ध्यान रखने के लिए कि 359, 9 को कैसे पढ़ना है, 9, तो 359 जो है, यह 359 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, और इसकी लंबाई लगभग 1.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1315 मीटर ये लंबा भी है, ठीक। क्लियर, समझ में आया। तो अब ये अगर पूछा जाए किस नदी पर है, चिनाब। देखो यहाँ क्वेश्चन कैसे बनाएगा, समझो, यहाँ वन लाइनर दिया तो है, लेकिन यहीं से प्रश्न बना देगा। गड़बड़ कैसे करेगा, हो सकता है हाइट ना पूछे, गड़बड़ कर दे, चिनाब की जगह झेलम दे दे और आप झेल जाओगे, ठीक है। तो झेलना नहीं है, बिल्कुल चिनाब याद रखना है, ठीक है। क्या है, ध्यान रखना है कि झेलना बिल्कुल नहीं है। क्या याद रखना है, चिनाब नदी पर बना हुआ है। सीधा गलत कराएगा, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज वस्तुतः किस नदी पर बनाया गया है, तो वहां झेलम देगा, चिनाब देगा। क्या ध्यान रखना है, हमें झेलना नहीं है, चिनाब नदी मार के आना है। और हाइट 3-5 नहीं करनी है, 9, ठीक है, 359 ये मीटर उसकी हाइट है। तैयार किसके द्वारा किया गया है,
तो देखो ऐसे ही कॉमन सेंस अगर लगाकर वहां ऑप्शंस होंगे अपने पास, कोंकण रेलवे, अब कोंकण को आइडिया है इस तरीके के जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, इस तरीके की भौगोलिक दशाओं में कोंकण देखो पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, यहाँ पर इसको आइडिया है कि किस तरीके से यहाँ पर रेल निर्माण यहाँ पर कैसे करना है, ब्रिज वगैरह का निर्माण करना है, कोई भी इंफ्रा का, तो इसलिए कोकल जो रेलवे कॉर्पोरेशन है और भारतीय संस्थान है, इनके द्वारा मिलकर ही इसको निर्मित या विकसित किया गया है। ठीक, समझ में आया? ये पूरा क्लियर हुआ ये न्यूज। अब उसके बाद विश्व के सबसे ऊंचे यहाँ पर रेलवे ब्रिज दिए हुए हैं, तो चीन का ही इतना महत्वपूर्ण नहीं है, और सबसे ऊंचा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या था, सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज कहाँ बन रहा है, जम्मू कश्मीर में, वो भी कहां पर, वो भी कहां, किस नदी पर, चिनाब नदी पर। ठीक, अगला है भी घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। देखो थर्मल पावर प्लांट है, नाम घाटमपुर है, और घाटमपुर कहां पर है, घाटमपुर तो पता ही होगा ना, कानपुर में है, तो कानपुर में घाटमपुर जो थर्मल पावर प्लांट है, इसकी पहली इकाई लगाई जा रही है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसकी 3 इकाई लगाई जाएगी, 660 यूनिट की 3 इकाई लगेंगी, तो टोटल इसकी क्षमता 1980 जो है आपकी मेगावाट क्षमता होने वाली है इस थर्मल पावर प्लांट की। अभी इसकी पहली यूनिट लगने वाली है जिसकी क्षमता है 660 मेगावाट, अब इसकी 3 यूनिट लगेंगी, 2 और यूनिट लगेंगे, तो इस तरीके से टोटल जो क्षमता हो जाएगी 1980 मेगावाट हो जाएगी। और ये उत्तर प्रदेश और केंद्र यानी कि एनएलसी जो इंडिया है उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर के इसका संयुक्त उपक्रम है, ये विकसित किया जा रहा है। ठीक, क्लियर। अब एक मजेदार बात यहाँ पर और है, जैसे घाटमपुर कानपुर में लग रहा है, अब घाटमपुर कानपुर में लग रहा है, लेकिन एक हो सकता है आप कभी इसको सोच ना पाओ, क्या नहीं सोच पाओ, कि इससे जो विद्युत उत्पादन होगा, यानी कि इस थर्मल पावर प्लांट से जो बिजली बनाई जाएगी, वो बिजली क्या उत्तर प्रदेश को मिलेगी? बोले देखो मैक्सिमम पार्ट तो उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है, यानी कि 75% तो हिस्सा उस विद्युत उत्पादन का उत्तर प्रदेश को मिलेगा। लेकिन अगर कोई पूछे 25% किसको मिलने वाला है बचा हुआ, ये गेस करो। तो देखो अब ध्यान रखना इस चीज को, इसलिए रुक कर बताया गया है कि जो 25% है वो भाग वो असम को मिलने वाला है। किसको मिलेगा भाई? असम राज्य को। यहाँ दूर दूर तक नहीं सोच पाओगे अगर पढ़े हुए नहीं रहोगे। तो 75% जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश को मिलेगा विद्युत उत्पादन का, 25% जो हिस्सा है वो असम को मिलने वाला है। क्लियर हुआ, समझ में आया? फिर अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है हमारी लोक माता देवी अहिल्याबाई पर। ठीक है, तो इनके सशक्तिकरण पर महासम्मेलन हुआ। देखो याद रखना अहिल्याबाई होलकर इनका नाम था। अब होलकर कहां के थे? इंदौर के थे। अब यहां गलती कैसे कराएगा? ठीक समझो, पकड़ा करो कि कैसे गलती कराई जा सकती है। देखो अहिल्याबाई होलकर नाम है, होलकर आप समझोगे इंदौर के थे, होलकर आप समझोगे इंदौर के थे, जो मराठे थे, मराठों के ही प्रमुख संस्था या शाखा के रूप में ही सारे कार्य करते थे। भोसले हो गए, होलकर हो गए, ग्वालियर के सिंधिया हो गए। ठीक है, जो आगे चल करके जैसे ही मराठा का केंद्रीय प्रशासन कमजोर होता है तब ये सारे अपनी ही शक्ति मजबूत करने के चक्कर में आगे लग जाते हैं। ठीक, तो यहाँ अभी हम बात करेंगे कि लोक माता देवी जो अहिल्याबाई होलकर थी, क्योंकि ये होलकर जो शासन था या होलकर मराठे थे, यहीं पर रहती थी, और ये क्षेत्र क्या था इनका? मालवा का क्षेत्र था। राजधानी क्या बनाई थी? कैपिटल इनकी इंदौर हुआ करती थी। क्लियर हुआ? कैपिटल इनकी इंदौर हुआ करती थी। तो आपको लगेगा कि लोक माता देवी अहिल्याबाई जो महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन है कहाँ हुआ होगा? आपको लगेगा इंदौर में हुआ होगा, बस यहीं पर कट जाएगा। तो कहाँ हुआ है? भोपाल में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है कहाँ हुआ है? भोपाल में हुआ है ये। और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये सम्मेलन की जो एक तरीके से यहाँ पर शामिल हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, कहा? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। क्लियर। अब यहाँ 300वां चूंकि जयंती थी, इसी उपलक्ष्य पर 300 रुपए का इन्होंने स्मारक सिक्का जारी किया है। ये तो बहुत बेसिक सी चीज हो गई। अब बात आती है कि इन्हीं के सम्मान में एक जो है पुरस्कार दिया जाता है, होलकर पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसको दिया गया? देखो जो अहिल्याबाई होलकर की जय करेगा, ठीक है, जो अहिल्याबाई होलकर की जय करेगा उसे ये पुरस्कार दे दो। तो जयमती कश्यप को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब अहिल्याबाई होलकर की कहानी तो थोड़ी बहुत पता ही होगी ना, क्योंकि ये बहुत साधारण से परिवार से आती थी, लेकिन होलकर के जो राजा थे, अब उन्हें अचानक से क्या होता है, ये दिखता है कि हमारा पुत्र उतना योग्य नहीं है, तो उस पुत्र के लिए उन्हें एक योग्य वधू चाहिए होती है, तो वो अचानक से जाते हैं, कहीं स्टे करते हैं, तो वहां पर इनकी वीरता से काफी प्रभावित होते हैं या इनके गुणों से काफी प्रभावित होते हैं, तो ये अपने यहाँ पर अपने बेटे का विवाह कराते हैं। ठीक है, तो ये एक साधारण महिला थी, साधारण परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन आगे ये राजकुमारी के रूप में होलकर की एक तरीके से होलकर क्षेत्र जो होलकर यहाँ पर ये राजकुमारी या रानी के रूप में आ जाती हैं। फिर आगे जो इनके हस्बैंड होते हैं एक तरीके से, ठीक है, खांडे राव शायद नाम होता है, ठीक है, देख लेना एक बार। तो उनकी जब डेथ हो जाती है, मृत्यु होती है, उसके बाद में ये भी सती बनने जा रही होती हैं, लेकिन इनको रोका जाता है कि आप मतलब जो ससुर कह लीजिए, इनके ससुर साहब जो होते हैं वो कहते हैं आप भी मेरे लिए पुत्र के समान ही हो बेटा, तो आपको सती बनने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, आप यहाँ पर शासन करो। ठीक है, आप शासन करोगे तो यह लगेगा कि हमारा बेटा ही शासन कर रहा है। फिर ये यहाँ पर अपने साम्राज्य को संभालती हैं, और साम्राज्य को संभालने के साथ साथ ये अपने यहाँ पर महल में नहीं रहती हैं, ठीक है, ये जाकर के कहीं तीर्थ स्थल पे रहती हैं आसपास के, ठीक, वहीं समस्याओं को सुनती हैं लोगों के, लेकिन शासन करती हैं वहां पर, बेहतर शासन रहता है इनका, तो इसीलिए इनको जाना जाता है और पूजा जाता है उस क्षेत्र में, और इनको इसीलिए टाइटल भी दिया जाता है दार्शनिक महारानी का। ठीक है, समझे, ये बहुत बेसिक ऊपर ऊपर कहानी बता दी है रानी अहिल्याबाई होलकर की। हमें याद ये रखना है इनकी 300वीं जयंती है, इसीलिए
जो है 300 रुपए का स्मारक सिक्का जारी हुआ है। दूसरा, यह सम्मेलन जो हुआ है ये इंदौर में ना होकर के कहां हुआ है, भोपाल में हुआ है। और इनको टाइटल कौन सा मिला था, दार्शनिक महारानी का इनको टाइटल दिया गया था। क्लियर, सारी चीजें देखो अब समझ में आ गई होंगी, जोड़ करके बताई गई है। कहानी वहानी भी इधर उधर की इसलिए बता दी गई ताकि ये न्यूज जो है थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाए, इंटरेस्टिंग होने के साथ आपको याद भी हो जाए। क्लियर। अब देखो अगली है तापी बेसिन। देखो तापी बेसिन जो है, यहाँ से सीधा अगर प्रश्न बहुत पूछा जाएगा तो अब तापी, एक तो तापी नदी को लेकर के क्या है पता होना चाहिए, नर्मदा और तापी ऐसी नदी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। और एस्चुरी आगे किनारे है ना, आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा और तापी ऐसी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। ज्यादातर बाकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी किधर बह रही है, पश्चिम से पूरब की ओर बह रही हैं। तो यहाँ एक तो तापी के विषय में एक ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक, पूछा जा सकता है। दूसरा है भैया तापी जो है कौन से दो, ये जो तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना है, ये परियोजना किन दो राज्यों, तो देखो मध्य प्रदेश से होते हुए आती है और महाराष्ट्र में आगे चली जाती है, ठीक है, महाराष्ट्र में जाकर के आगे नीचे गिरती है अरब सागर में। तो बोले ये जो परियोजना होगी किन दो राज्यों के बीच में होगी, विभाजित होगी, जो भी इसके बेनिफिट्स होंगे तो मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र के बीच में। एक ये प्रश्न बन सकता है बहुत ज्यादा अगर बनाया जाएगा। और फिर उसके बाद में अगर जियोग्राफी में चला जाएगा, यहां से स्टैटिक में तुरंत घुस गए, स्टैटिक में घुसे तो वहां पता चला तापी से अगर कोई प्रश्न बनेगा तो तापी से भैया बन सकता है इसकी सहायक नदियों पर। और सहायक नदियों पर कौन सी दो तीन सहायक नदियां जो बहुत पूछी जाती हैं, देखो एक तो तापी की आपसे सहायक नदी पूछी जा सकती है दाहिनी तरफ से, तो दाहिनी तरफ से एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है अरुणावती, ध्यान रखियो, दाहिनी तरफ से सहायक नदी है अरुणावती। और एक आपकी दो पूछी जाती है लेफ्ट से, ठीक है, पूर्णा और गिरना। कौन सी है दो, लेफ्ट से पूर्णा और गिरना। कैसे याद रख सकते हो, देखो राइट, अगर आप राइट नहीं रहे तो लेफ्ट ही रहोगे, है ना। अब अगर लेफ्ट रहे गलत, लेफ्ट का मतलब हो गया गलत ऐसे समझो, राइट मतलब ठीक और लेफ्ट का मतलब ऐसे समझो गलत। तो अगर लेफ्ट हुए आप तो समझो पूर्ण तरीके से गिरना ही है आपको, क्या है, पूर्ण तरीके से गिरना ही है, क्योंकि आप राइट हो ही नहीं, है ना। राइट होते तो अरुणा, ठीक है, राइट होते तो अरुणा, आप अरुण की तरह चमकते ऐसा समझो तो अरुणावती हो गया राइट से इसकी सहायक नदी। क्योंकि दाहिने और बाएं से भी गलत कर देता है, मान लो सहायक नदी पता है लेकिन कौन सी दाहिने की कौन सी बाएं की है, वहां भूगोल में इस तरीके से भी आपसे प्रश्न गलत करवाता है। तो अब हमने लेफ्ट से भी याद कर ली, दो जो पूछी जाती है बहुत ज्यादा, पूर्णा और गिरना पूछी जाती है। क्लियर, तो पूर्णा और गिरना क्या है, लेफ्ट से बाएं तरफ से इसकी सहायक नदी है और दाहिने तरफ से अरुणावती है। तो तापी जो करंट में न्यूज आई और करंट न्यूज के साथ जो इसके स्टैटिक से क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी हमने यहाँ पर देखे, ठीक समझे। और बताना इस तरीके से कराने पर किसी टॉपिक को आपको मजा आता है कि नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप होता है। इंटरेस्ट क्या रहता है यार, खाली इसी न्यूज को पढ़ लिया, और इससे ये भी चलता रहता है जब हम लोग यहाँ पर करते हैं तो ये दिमाग में चलता रहता है कि हमारा स्टैटिक ज्योग्राफी भी हम पढ़ रहे हैं, पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं और करंट भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये कोशिश यही रहती है कि ये चीजें जो आप करो तो मैक्सिमम चीजें, मैक्सिमम आउटपुट मिले आपको, एक न्यूज से मैक्सिमम आउटपुट देने का प्रयास किया जाता है, ठीक। अब अगली न्यूज है पहलगांव वाला, जो पहलगांव घटना हुई उससे युद्ध विराम तक की स्थिति। तो बिल्कुल एकदम क्रम से सारी चीजें अगर यहाँ पर समझ ली जाए तो ये कोई भी एक भी फैक्ट है ऐसा वो दिमाग से निकलेगा ही नहीं, तारीख सहित अगर चीजें हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या होता है, सबसे पहले पहलगांव जो घटनाक्रम हुआ वो किस तारीख को हुआ, 22 अप्रैल की तिथि रहती, 22 अप्रैल, ठीक है, तिथि रहती 22 अप्रैल की। और कहां पर, पहलगांव बैसरन घाटी, ठीक समझना बात को, पहलगांव में जो बैसरन घाटी होती है जहां पर आतंकी हमला होता है और आतंकी हमले के बाद ही वहां पर जो गैर मुस्लिम लोग होते हैं उन गैर मुस्लिमों को टारगेट करके वहां पर उनकी हत्या की जाती है, ठीक। ये तो हो गई वहां पर जो घटना होती है 22 अप्रैल की। अब इसका प्रतिशोध के लिए लगातार यहाँ पर देखो जनता के द्वारा भी मांग होती है और लोगों को गुस्सा होता है, और उसी के संदर्भ में ही भारत सरकार के द्वारा पहले शुरुआती दौर में कुछ दिनों में कुछ ऐसे समझौते जो इसके साथ रहते हैं पाकिस्तान के साथ वो रद्द किए जाते हैं। जैसे जो सिंधु समझौता था, ठीक है, जो इंडस ट्रीटी थी, इंडस ट्रीटी क्या था भैया, इंडस ट्रीटी समझो आप 1960 की ये ट्रीटी थी। ये प्रश्न हो सकता है मेंस में, ऐसी उम्मीद की जा रही थी, हो सकता है यहाँ से प्रश्न बनाया जाए, लेकिन बहुत ज्यादा प्रश्न यहाँ से उम्मीद दिखी नहीं इससे, लेकिन हो सकता है पीटी में ही आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो 1960 में जो इंडस ट्रीटी हुआ होता है, पहली बार इतना गुस्सा होता है लोगों की, ये स्थगित कर दी जाती है, ठीक है, रद्द की जाती है। इसमें होता क्या है, देखो जब भारत का आप ऊपर मैप देखो तो सिंधु, झेलम और चिनाब जो ऊपर की तीन नदियां हैं उसका 80% जल पाकिस्तान को जाता था, 20% भारत को, ठीक है। 1960 का जो समझौता था उस पर यह तय हुआ था। इसके नीचे की जो रावी, ब्यास, सतलज तीन नदियां हैं, इसका 80% जो जल है वो भारत को मिलेगा और 20% पाकिस्तान को। ये 1960 के समझौते से तय हुआ था। अब चूंकि बहुत समय हो गया, अब अपडेट करने की जरूरत थी, डिमांड भारत की भी बढ़ी, पाकिस्तान की भी चेंज हुई और जल स्तर में भी बदलाव आया है, तो इसके चलते ही ये कहा जा रहा था इसको अपडेट करने की जरूरत है। तो अभी ये वर्तमान समय में ऐसा मौका मिलता है और इसको रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। अटारी वगैरह पर जो भी चीजें होती रहती थी वो सारी गतिविधियां बंद कर दी जाती। ये तो हुआ क्विक तरीके से जो भारत के द्वारा किया गया, लेकिन अभी प्रतिशोध की आग थी कि जो हत्या की गई है आतंकवादियों के द्वारा उसका बदला लेना जरूरी है। तो इसी संदर्भ में आगे फिर 6 से 7 मई की तारीख आती है। 6 से 7 मई की रात को भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है, ठीक है।
जो हमारी माताओं और बहनों का सिंदूर बिगाड़ा गया था, उसको ही नाम देते, उसको श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट देते हुए हमने ऑपरेशन सिंदूर जारी किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही हमने आतंकवादियों के ठिकानों को, आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उनको टारगेट किया, और 9 ऐसे आतंकवादियों के ठिकाने थे जिनको टारगेट किया गया। वो पाकिस्तान और पीओके दोनों क्षेत्र में रहते हैं। क्लियर? तो ये तारीखें भी महत्वपूर्ण हैं। 6 से 7 मई की तारीख थी, 22 अप्रैल को घटना हुई थी। इंडस ट्रीटी जो था उसको रद्द किया गया, ये समझे हम। अब देखो, पाकिस्तान बुरी तरीके से यहाँ पर विफल पराजित होता है, क्योंकि हमारे हमले जो होते हैं उनको भी नहीं वो टारगेट कर पाता है। उसका एयर डिफेंस सिस्टम, उसको पूरी तरीके से परास्त कर दिया जाता है। इसके बाद छुटपुट वो ड्रोन व्रोन मारता रहता है, उसको हम लोग गिराते रहते हैं। बस इतनी घटना होती है उसके बाद। और पाकिस्तान के द्वारा अगर जैसे ऑपरेशन सिंदूर के उपलब्ध, मतलब जब हमने ऑपरेशन सिंदूर जारी लॉन्च किया, उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा कोई मिशन, कोई अभियान जारी किया गया, तो अब समझो पाकिस्तान के कपड़े उतर गए थे, बनियान में आ गया था। तो ऐसे याद रख सकते हो, तो बनियान अल मशहूर उसका जो अभियान था, उसने जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था बनियान अल मशहूर। तो पाकिस्तान बनियान में आ चुका था, तो वो बनियान अल मशहूर उसके द्वारा यही ऑपरेशन चलाया गया था। ये हो सकता है नाम जो है महत्वपूर्ण हो जाए। कहानी पूरी समझ ली, यही पूरा घटनाक्रम ही यहाँ पर दिया हुआ है, जो आपका यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के आगे पूरा घटनाक्रम होता है। इसके बाद फिर शांति समझौता होता है। ठीक, अब आगे अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष पूरे हुए। देखो, जन सुरक्षा मतलब जो पीपल हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर के जो स्कीम्स हैं उनके 10 वर्ष भी पूरे हो गए। कौन सी स्कीम्स हैं? देखो, तारीख थी 9 में, ठीक है, 9 में याद रखना है, 9 मई तारीख थी। 9 मई को 3 प्रमुख योजनाएं थी जो जन सुरक्षा के संदर्भ में चलाई गई थी। इसके अलावा और सी स्कीम्स भी हैं जो पीपल सेफ्टी के लिए चलाई जा रही हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही हैं। लेकिन यहाँ 3 कौन सी स्कीम थी? एक तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना थी, दूसरी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना थी, तीसरी अटल पेंशन योजना। अब देखो, जनता को सुरक्षा की जरूरत है। एक तो देखो क्या होता है, महिलाओं संबंधी कोई स्कीम है तो उसको भी हम देखेंगे भी आगे। लेकिन यहाँ क्या है, देखो, यहाँ एक तो दुर्घटनाग्रस्त होता है या वृद्ध होता है, उसको सुरक्षा की जरूरत है, तो यहाँ वो स्कीम है यहाँ पर, ठीक है। या वृद्ध होने के बाद उसको पेंशन की जरूरत होती है, तो वो स्कीम है यहाँ पर। क्लियर? तो यही सारी स्कीमें तो हैं, जैसे जीवन ज्योति स्कीम। अब जीवन ज्योति स्कीम है, सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है। इन तीनों को देखो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसकी डिटेल समझ लेते हैं, फिर ये जो स्कीम दी हुई है, समझो यहाँ पर जो ये स्कीम दी हुई है जन सुरक्षा को लेकर ही, इनके ईयर सीधे पूछा जाता है, इनके वर्ष आ जाता है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखना, पुरानी जो स्कीम्स है उनके वर्ष लिखे होते हैं, वर्ष का मैच करने के लिए आता है। अब यार 17, 18, 19 ऐसे सामने वर्ष लिखे होंगे, 15, कुछ अगर एक दो आ रहे हैं मुंह में, एक दो हमने अगर इस तरीके से सेट कर लिया अपने ब्रेन में, कोई तरीका बना करके, कोई निमोनिक बना करके, तो फिर वहां जो कंफ्यूजन है मैच द फॉलोइंग वाला, वो खत्म। अभी यहाँ हम सेट कर लेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, एकदम तरीका फिक्स हो जाएगा, और उस तरीके के बाद आप कतई गलत आंसर वहां पर नहीं लगाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो वही 3 स्कीम देखते हैं जिसके 10 साल पूरे हुए। पहली कौन सी है? जीवन ज्योति बीमा। जीवन ज्योति बीमा में क्या है भैया? ज्योति बुझ गई मतलब मृत्यु हो गई। ज्योति बुझने का मतलब क्या है? जीवन की ज्योति बुझ गई है, मृत्यु हो गई। अब इसमें क्या सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया है? 18 से 50 साल की आयु तक देखो तुम्हारे पास मौका है, ठीक है। तुम जो है अगर 436 रुपया प्रीमियम सरकार को देते रहो हर वर्ष क्या, हर साल 436 रुपया सरकार को दो, तो सरकार तुमको क्या करेगी? 2 लाख तक का कवरेज देगी। 2 लाख तक का तुम्हें कवरेज मिल जाएगा। डेथ होगी तो तुम्हारे परिवार को किसी को 2 लाख रुपए सरकार दे देगी उठा करके। ये है जीवन ज्योति, ठीक है। एज क्या है? 18 से 50 वर्ष, ठीक है। 50 इसलिए रखी कि 50 के बाद तो वैसे भी ज्योति बुझी जाती है, ये रिस्क वहां ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए 18 से 50 तक आप अगर 436 रुपए प्रीमियम राशि देते रहते हो सरकार को हर वर्ष, तो फिर आपको कितना? 2 लाख तक का कवरेज मिल जाएगा। दूसरी भैया सुरक्षा बीमा। इसमें मान लो एक्सीडेंट होता है, कोई हल्का फुल्का एक्सीडेंट हो गया तब, या फिर आपकी डेथ हो जाती तब, यहाँ भी 2 लाख तक का कवरेज है डेथ की स्थिति में, ठीक। यहाँ बोला गया है 18 से 70 तक की आयु कवरेज है, ठीक है। 18 से 70 तक की आयु यहाँ पर कवर की गई है, और यहाँ प्रतिवर्ष आपको 20 रुपए का प्रीमियम देना होगा। क्लियर? समझ में आया? सुरक्षा बीमा क्लियर हुई, जीवन ज्योति क्लियर हुई। तीसरी है अटल पेंशन। देखो अटल पेंशन में क्या है? 18 से 40 वर्ष ही है, याद रखो। यहाँ पर 18 से 40 वर्ष है जो कैटेगराइज की गई है आयु। 18 से 40 वर्ष पर आप जिस हिसाब से भी प्रीमियम देना सरकार को शुरू करोगे, उस हिसाब से आगे आपकी 60 साल जैसे ही हो जाओगे, 18 से 40 में जब भी आप शामिल होना चाहो, इस स्कीम का हिस्सा जब बनना चाहो, मान लो 18 में बन गए तो 25 रुपया देनी है भैया मासिक, ठीक है। और मान लो तुम आगे 25 साल में बनते हो, ठीक है, तो उस हिसाब से अलग देना है पैसा, ठीक। तो अलग अलग एज पर अलग अलग पैसे की प्रीमियम राशि आपको देनी पड़ेगी सरकार को। उसके बाद सरकार भी उस हिसाब से तय करेगी कि आप 1000 वाली में आते हो प्रतिमाह, जब 60 साल के हो जियो तो 60 साल के बाद में आप 1000 वाली में आते हो, 2000 में कि 3000, 5000 में, तो उस हिसाब से आपकी पेंशन बन जाएगी। यही है अटल पेंशन। बिल्कुल आसान शब्दों में हमने समझने की कोशिश की है। तो तीनों स्कीम हो गई, जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा हो गई और अटल पेंशन हो गई। ये 3 स्कीम के बाद में, ये 3 स्कीम ऐसी थी जो 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। इनके 10 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए तारीख क्या थी? 9 मई 2015। और इसके अभी 2025 में कितने साल पूरे हो गए? 9 मई को 10 साल पूरे हो गए हैं। ये जन सुरक्षा की जो स्कीम थी। अब कुछ जन सुरक्षा की इधर स्कीम दी हुई है
जिनको लेकर के क्या भैया वर्ष पूछा जा सकता है। ये सबसे पहले राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ठीक है, जो आपकी नेशनल सोशल, ठीक है, आपकी देखो यहां पर समझना बात को, सामाजिक सोशल और यहाँ पर सुरक्षा सिक्योरिटी, तो दोनों जगह पर क्या आ रहा है, एस आ रहा है, और एस किसकी तरह बनता है, 5 की तरह बनता है। देखो जैसे जननी सुरक्षा योजना आएगी तो यहाँ 5 है, एस है, 5 है मतलब 2005। अब यहाँ 2001, 2002, 2003, 4 आएगा, तुरंत आप कंफ्यूज नहीं होगे, तो 2005 तुरंत लगा कर आओगे, ठीक है। जननी सुरक्षा, तो आपकी जो सिक्योरिटी, जैसे आपने सिक्योरिटी एस से 5 को पकड़ा 2005 लगाया, ऐसे ही यहाँ पर सोशल से आपने एस से 5 को पकड़ा तो 1995 लगाया। अब 1994, 1993 ये तो कतई नहीं लगाओगे कि नहीं, है ना, वहां कम से कम ये तो याद आएगा कि एस जो है 5 की तरह बन रहा था, तो हमने इसलिए ऐसे याद किया था। और 2-4 बार और पढ़ लोगे, 2-4 बार और देख लोगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट याद आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे ये आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल जो हेल्थ मिशन है, बहुत आता है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में उठाकर देखना। अब ये कतई इसका वर्ष कतई नहीं भूल सकते हो, ध्यान से देखना। नेशनल हेल्थ मिशन है ना, अब एम पकड़ा, एम जो है, एम देखो कैसे बनना है, एम 3 की तरह बनना है कि नहीं बनना है, समझे। एम को जो है पलट दिया तुरंत, एम कैसे बनना है, 3 की तरह। अब 3 की तरह बनना है तो इसका ईयर हो गया याद, क्या है ईयर, 2013। अब 3 कहां पर है भैया, 2013 में है कि नहीं, तो एटलीस्ट कम से कम यहाँ 11-12 तो नहीं मारोगे, 15 तो नहीं मारोगे, क्या मारोगे, जैसे एनएचएम लिखा, एनएचएम लिख के एम को 3 बना दिया और 2013 तुरंत लिख दिया, ठीक, क्लियर, एकदम याद। वैसे ही वय वंदना योजना, मातृ वंदना, इन दोनों का देखते हैं। देखो वंदना जो होती है, वय वंदना हो चाहे मातृ वंदना हो, दोनों स्कीम ऐसे समझो। वंदना जो होती है वो एक साथ करते हैं कि नहीं, हम लोग करते हैं घर में, अगर वंदना की जाती है तो एक साथ की जाती है, बोले एक साथ, हमने लिख लिया, हमने एक साथ नहीं लिखना है, एक साथ लिखना है। एक साथ जैसे लिखा तो इसका वर्ष याद क्या है, 2017। फिर पीएम किसान और पीएम श्रम योगी, देखो पीएम किसान और श्रम योगी इन दोनों को 2019 मारना है, ठीक। अब किसान और श्रमिक ऐसे लिख लेना है, किसान श्रमिक में 19 का ही फर्क होता है, 19-20 का, ठीक है, 19-20 का नहीं होता है, खैर 19 का समझ लेना फर्क होता है, तो 19 से 2019 याद आ जाएगा। अब एग्जैक्ट बताओ एक एक स्कीम देखो, चाहे आपका ये सोशल हो चाहे आपका सेफ्टी हो, ठीक है, या सिक्योरिटी हो, दोनों एस है, 5 है, तो एस 5 की तरह बनता है, तो 2005 है आपका जो सिक्योरिटी स्कीम है, और दूसरी जो आपकी सोशल स्कीम है, सोशल असिस्टेंट स्कीम जो है आपका, ये 1995 है, ठीक। और उसके बाद में नेशनल हेल्थ मिशन, इसमें देखो एम जो है 3 की तरह बनना है, 2013 हो गया। वंदना जो एक साथ होती है तो 17 हो गया, और श्रम और किसान 19-20 में 19 याद आया हमें, 2019 हो गया, ठीक, समझ में आया। सारी स्कीम के वर्ष याद, और फर्जी इसमें टेंशन ले रहे होगे इतनी, है टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना, नहीं टेंशन लेने वाली बात है तो फिर शेयर कर दिया करो और फीडबैक वगैरह कमेंट में बताया करो। टेंशन खत्म हुई कि नहीं हुई इसको लेकर के, वर्ष को लेकर के एक बार और देख लेना, कतई सारे के सारे एकदम एग्जैक्ट याद आ जाएंगे वर्ष, और जो वर्ष कम से कम मैगजीन में दिए हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, इनको लेकर कोई कंफ्यूजन लेकर मत जाना एग्जाम सेंटर पे, ठीक है। एग्जाम हॉल में कम से कम यहाँ जो पढ़ लिया है वो तो क्लियर रहे, जो नहीं पढ़े हो वहां कंफ्यूजन बनता है, नहीं आ रहा है, जो पढ़ के गए हैं उस पर इतनी क्लैरिटी लेकर जाएंगे कि वहां से कुछ दिख गया अगर तो गलत नहीं करेंगे, है ना। अब अगली है विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन, तो देखो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। अब एंटरटेनमेंट से आंख बंद करके मारना है, एंटरटेनमेंट के लिए कहाँ है भैया इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट के लिए इंडस्ट्री है मुंबई में, तो इसका जो आयोजन हुआ है, पहला आयोजन कहाँ पर हुआ है, मुंबई में हुआ है। ये तो एंटरटेनमेंट जैसे ही दिख जाए एकदम आंख बंद करके मार देना मुंबई, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो इससे ज्यादा और क्वेश्चन बनने की उम्मीद नहीं है, यहाँ पर हाँ पूछा जा सकता है, कौन सी ऐसी भारत यूके जो आधिकारिक सह निर्मित फिल्म है जिसकी घोषणा की गई थी इसी सम्मेलन में, वेव्स में, ठीक है, तो उसका नाम याद रख लेना, देवी चौधरानी, कौन सी है, देवी चौधरानी नाम है। अब अगली है भैया नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा जो सूत्र को विवाद हुआ है। देखो त्रिभाषा सूत्र को लेकर स्टालिन के साथ में विवाद चल रहा है, तमिलनाडु के जो आपके चीफ मिनिस्टर है, स्टालिन के साथ विवाद क्या है, नई एजुकेशन पॉलिसी जो आती है 2020 में, इसको लेकर के बोला यह जाता है, देखो अपने यहाँ पर जो भी आप जब इस एजुकेशन पॉलिसी को लागू करोगे तो आपको शिक्षा, देखो एक तो आपकी मदर टंग में, मातृभाषा में दो, दूसरी अंग्रेजी रखो, तीसरी आप कोई भी रख सकते हो स्वेच्छा से, ऐसा जरूरी नहीं कोई भारतीय भाषा आप हो सकती है तीसरी, ऐसा जरूरी नहीं है कि हिंदी ही हो आपकी, ध्यान रखना। जबकि ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है कि नई शिक्षा नीति में एक मातृभाषा, एक अंग्रेजी, इसके अलावा तीसरी जो भाषा, त्रिभाषा है ना, तीसरी भाषा आप कोई भी रख सकते हो भारतीय भाषा। अब इसमें तमिलनाडु का यह आरोप है, कहा जा रहा है कि भारत सरकार यहाँ हम एनईपी को लागू नहीं करेंगे, क्योंकि इसके चलते जो त्रिभाषा सूत्र है उसमें मातृभाषा और अंग्रेजी के साथ साथ तीसरी हिंदी जो है थोपने की कोशिश की जा रही है, जबकि एनईपी में क्लियर लिखा हुआ है कि यह आवश्यक नहीं है कि आपको हिंदी रखनी ही रखनी है। खैर ये तो हो गया अलग विवाद का मुद्दा हो गया। अब आगे चलते हैं, इसी को चलते विवाद हुआ तो एनईपी लागू नहीं करने की बात की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है भाई देखो आप एनईपी, हाँ यहाँ पर बोला गया केंद्र सरकार के द्वारा अगर एनईपी नहीं लागू करोगे तो तुमको किसी तरीके का कोई फंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी फंड जारी किया जाता है हम नहीं देंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं स्टालिन साहब, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है आप किसी तरीके से बाध्य नहीं कर सकते हो किसी को एनईपी लागू करने के लिए अपने यहाँ पर। तो ये पूरा मामला है, ये पूरा मुद्दा था, समझ में आया। अब एनईपी से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सी समिति है जिसकी सिफारिश पर नई शिक्षा नीति आती है, तो कस्तूरी रंजन जो समिति है उसकी सिफारिश पर ही यह शिक्षा नीति आती है।
ये तो हो गया भाषा से संबंधित विवाद। अब भाषा से संबंधित विवाद आया तो पॉलिटी में घुस गए। पॉलिटी में घुसे, कहां पर घुसे? आधिकारिक भाषा को लेकर के प्रावधान, हमारे संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान कहां पर है? बोले भाग 18 से ही पहले आता है भाग 17। ठीक है, हमने पूरा देखो वहां पर याद किया हुआ था। ठीक है, भाग 17 में देखो भाषा बदलने लगती है, 18 में क्या होता है? आपात जैसी स्थिति आ जाती है। अब भाग 17 में हमने कैसे याद किया था? भाषा बदलने लगती है, तो भाषा से हो गया भाग 17 हमारा। और यहीं पर आर्टिकल 343 से शुरू हो जाता है भाषा संबंधी प्रावधान कि हमारी जो भाषा है कैसी होनी चाहिए? हिंदी भाषा और लिपि कैसी? देवनागरी। आधिकारिक भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। ये प्रावधान कहां पर है? 343 में। इसके बाद 348 में हमारा क्या है? देखो यहीं पर दिया हुआ है। 343 में हमारा क्या है? संघ की भाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी। और 344 राजभाषा के संबंध में एक आयोग जो कमीशन रहेगा, ठीक है, भाषा संबंधी जो आयोग का गठन किया जाएगा, उसकी चर्चा अनुच्छेद 344 में है। फिर 350 से पहले 348 भी, क्योंकि 348 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भाषा क्या रहने वाली है उसके बारे में चर्चा आर्टिकल 348 में कहा गया है। 350 का का और खा, देखो 350 का का कहता है कि प्राइमरी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की जरूरत है, और 350 का खा कहता है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं इनके लिए विशेष अधिकारी, एक ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा, भाषाई अल्पसंख्यक जो अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति की जाएगी। तो ये कुछ ऐसे प्रमुख आर्टिकल हैं जो हमारे जो एग्जाम है इसमें खूब आते रहते हैं। 343, 344, 343 भाषा कैसी रहेगी? 44 में क्या है भैया? आपका कमीशन के बारे में। 348 जो है हमारी जो जुडिशरी है इसकी भाषा क्या रहेगी? और 349 तो इतना नहीं पूछा जाता है। 350 का और खा, 350 का कहता है कि जो प्राइमरी स्टेज है, प्राथमिक स्तर है, वहां पर मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। और 350 का खा कहता है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं इनके लिए विशेष अधिकारी होना चाहिए। क्लियर हुआ? दो आर्टिकल और दिए हैं, 120 और 210। एक 2 जीरो है और उसी 2 को आगे कर देना है, 2 1 को आगे कन्वर्ट कर देना है, आगे पीछे कर देना है। तो वो भी कैसे भैया? देखो यहाँ पर संसद की भाषा, कि संसद में भाषा क्या रहेगी, और यहाँ पर वही विधानमंडल के बारे में जो प्रावधान है वो 201 210 कर देना है। जैसे यहाँ 120 में क्या है? संसद में क्या भाषा रहने वाली है, जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है, और वैसे ही राज्य के स्तर पर विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा वो 210 के अंतर्गत है। ठीक है, ये जितने आर्टिकल हैं दिए हुए ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये हम लोग पढ़ चुके हैं पॉलिटी में। यहाँ पर आपके हो गए रिवीजन। ठीक, समझ में आया? और भाग कौन सा है? भाग 17 है, ये भी याद रखना है। आगे है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। ठीक है, देखो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड यूनेस्को के द्वारा आपको पता होना चाहिए 1992 में इसका शुरुआत किया जाता है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। इसमें किया क्या जाता है? जो आपके लाइब्रेरी कलेक्शंस हैं, वैल्यूएबल जो भी आपके आर्की होल्डिंग्स हैं, इनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है ताकि आगे भविष्य की पीढ़ी के लिए भी इनको सुरक्षित करके रखा जा सके, जो हमारी धरोहरें हैं। ठीक है, तो उसको ही मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर बनाया जाता है, इसमें सुरक्षित संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। ऐसे ही मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर है, इसी तरीके का आपको पता होगा जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको संरक्षण दिया जाता है। जैसे हेरिटेज साइट्स में प्राकृतिक हो गई, ठीक है, कल्चरल हो गई, मिक्स हो गई, इस तरीके से कैटेगरी बना करके संरक्षित किया गया है ना। वैसे ही मैप जो है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये भी यूनेस्को के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है। क्लियर? तो ये सारे प्रोग्राम्स जो है यूनेस्को के द्वारा चलाए जा रहे हैं। उसी में हमारा जो आज ये है न्यूज है, ये मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर की बात की गई है, जहां पूरा लेख वगैरह है इनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। इसी में अभी वर्तमान समय में, चूंकि इसका मुख्यालय कहां है यूनेस्को का पता होना चाहिए, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, तो पेरिस में सम्मेलन होता है, यहाँ पर बैठकर बात की जाती है। तो यहाँ पर कुछ नई एंटिटीज जो है इसमें शामिल की जाती हैं। 74 नए दस्तावेज शामिल होते हैं, जिसमें भारत के कितने? भारत के 2 दस्तावेज, और भारत के 2 दस्तावेज में से एक है भगवत गीता और दूसरा कौन है भैया? दूसरा है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। तो भगवत गीता को और नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इसके चलते भारत में अब हो चुके हैं टोटल 14, भारत के टोटल 14 दस्तावेज हैं जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हो चुके हैं। ये जानकारी के लिए बता रहे हैं, ये आप याद रख सकते हो। अब भगवत गीता के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ, जैसे एक तो महाभारत का ये एक पार्ट है, ठीक है, और 6वें खंड भीष्म पर्व के अध्याय 23 से 40 का हिस्सा है ये। कौन? महाभारत का कौन? भगवत गीता। ठीक है, और भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। ठीक, ये बहुत बेसिक सी नॉलेज है। और वही बात आती है नाट्य शास्त्र की। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की रचना है। क्लियर? तो इतना सब आपने देख लिया, जो भरत जो आपका नाट्य शास्त्र है और दूसरा जो आपका ये भगवत गीता है। ठीक है, दोनों के बारे में हमने देख लिया, समझ लिया थोड़ा बहुत, और आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। तो विजिंगम आपका जो एयरपोर्ट है, देखो सॉरी विजिंगम जो पोर्ट है आपका, विजिंगम पोर्ट किससे संबंधित है? समझो बात को। यहाँ पर भारत में कितने भी मेजर पोर्ट है? हमने पढ़े थे कल, 13वां मेजर पोर्ट जो है वधावन। अब आपने आंसर भी नहीं दिया यार। एक तो जो पूछा जाता है ना, जैसे जो पूछा गया कि 13वां मेजर पोर्ट बताओ, उसका एक तो आंसर नहीं है, तो ये बहुत गलत बात है। ठीक, कुछ नहीं अगर आता नहीं हुआ करे, वहीं पर वीडियो को पॉज किया करो, उसको तुरंत आपने क्या करना है? आपको तुरंत जाकर उसको गूगल करना है, सर्च करना है, ताकि आपको ये रहेगा हमको नहीं आ रहा था, हमने सर्च करके आगे अगर एग्जाम में आएगा, और समझो अगर यहाँ नहीं दोगे ना तो एग्जाम में भी वो नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो जैसे अभी मेजर पोर्ट्स अगर अभी भी नहीं पता है, चलो अभी बताना है आपको। अच्छा, 13वां जो मेजर पोर्ट है वो कौन सा है? क्लियर? जिसको निर्माणाधीन है, पूछा था ना, कोई नहीं बताया। सब देखे वीडियो, लेकिन बताने के नाम पे सबको मौत आ जाती है।
अब आज जैसे है विझिंगम वाला हम देख रहे हैं, विझिंगम में क्या है, ये बहुउद्देशीय डीप वाटर बंदरगाह है। अब बहुउद्देशीय जो डीप वाटर बंदरगाह क्या है, ये ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह क्या होता है, समझो बात को, बहुत आसान तरीके से समझो। ट्रांसशिपमेंट मतलब होता है जैसे कोई सामान अगर मान लीजिए ब्रिटेन से आ रहा है, अब ब्रिटेन से आ रहा है, चूंकि भारत के पास में कोई भी ऐसा ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह नहीं है तो भैया भारत में वो सामान जो बड़े बड़े जहाजों पर आता है, वो सामान भारत के लिए अगर आ रहा है कैसे उतरेगा, तो आसपास कोई है क्या ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, बोले है। ऐसे बड़े बंदरगाह एक तो श्रीलंका के पास कोलंबो था, एक सिंगापुर में था। बोले या तो सामान भैया सिंगापुर में उतर जाता था, वहां से जहाज पर छोटे जहाजों पर आता था, छोटे जहाजों पर वहां पर कैरी करके फिर भारत में लाया जाता था, या कोलंबो में उतार लिया जाता था। अब भारत के पास में विजिंघम हो चुका है, डीप वाटर, चूंकि गहरा जल चाहिए वहां पर बड़े बड़े जहाजों को लाने के लिए, और ऐसी व्यवस्था थी नहीं कोई पोर्ट की हमारे पास में, तो इस कारण से हमें जहाज जो है दूसरे देशों के बंदरगाहों पर सामान उतारना पड़ता था और वहां से लेकर आते थे, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास विजिंघम एक पोर्ट बनने वाला है और ये डीप वाटर कंटेनर है, ये राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है, हमारे पास भी अब ऐसा एक बंदरगाह आ चुका है। क्या नाम है उसका, विजिंघम। क्लियर, कहां पर है, केरल में है, ठीक, समझ में आए। आगे बढ़े, अगली न्यूज है भाई महाकुंभ पर। महाकुंभ पता ही होगा कि 144 वर्षों के बाद में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। अब ये तारीख याद रखो, कब से कब तक हुआ, 13 जनवरी से 26, तो 13 दूना 26, क्या होता है, 13 दूना होता है 26, और 13 था भैया जनवरी, मकर संक्रांति के एक दिन पहले, ठीक, 13 था जनवरी और 13 दूना 26 याद रखना है, कब तक था, 26 फरवरी तक। अगर 13 से 26 की जगह कुछ और गड़बड़ करेगा तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते होगे, 13 दूना 26 हमने याद किया था, ठीक। अब 4 जगहों पर देखो ये कुंभ जो होता है, हर 12 साल पर 4 जगहों पर ये कुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज हो गया, हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया, नासिक हो गया। इसकी कहानी तो पता ही होगी, समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत लेकर भागा जा रहा था तो वहां पर 4 जगह पर उसकी अमृत की बूंद गिरती है, और वो 4 जगह कौन सी होती है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ठीक है। जैसे अभी प्रयागराज में कुंभ हुआ है, अब ये महाकुंभ था 144 वर्षों के बाद हुआ, वैसे 12 वर्षों पर लगातार इसका आयोजन किया जाता है। अगला जो कुंभ होने वाला है वो नासिक में होगा, ठीक है। नासिक में कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी है आपकी, हरिद्वार में गंगा नदी है, और प्रयागराज में आपके 3 नदियों का संगम है। क्लियर, तो यही 4 जगहों पर उसकी पौराणिक कहानी भी बता दी। पौराणिक कहानी के साथ में अभी 144 वर्षों के बाद जो हुआ है, कब से कब तक, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक, इतना बेसिक हुआ। अब बात आती है इसमें कुछ प्रमुख जैसे घटनाएं हुई उनको देख लेते हैं। जैसे 16 से 18 फरवरी के बीच यहीं पर प्रयागराज में अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। कब से, 16 से 18 फरवरी को, ये तारीख याद रखना है, कौन सी तारीख है, 16 से 18 फरवरी। उसके बाद देखो 2 न्यूज यहाँ पर और है महत्वपूर्ण, क्या है, इसी महाकुंभ नगर में बौद्ध महाकुंभ यात्रा का शुभारंभ किया गया। दूसरी क्या हुई, कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन। देखो 2 चीजें प्रारंभ की गई, कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, दूसरा बौद्ध महाकुंभ यात्रा का सम्मेलन। अब यहाँ कैसे घुमाएगा, देखो है तो सीधा सीधा, लेकिन कैसे गलत करा सकता है। यहाँ मुख्यमंत्री की जगह क्या कह सकता है, इस महाकुंभ में प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया क्या, तो तुरंत आपको बताना है, नहीं भैया हमारे योगी जी के द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ महाकुंभ में इस सम्मेलन का शुभारंभ नहीं। हमारे योगी जी खुद वहां पर इतने मजबूती से खड़े हुए थे कि उन्होंने ही शुभारंभ किया है इन दोनों सम्मेलनों का, चाहे वह बौद्ध महाकुंभ यात्रा रही हो, चाहे आपकी कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन रहा हो, दोनों का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, चीफ मिनिस्टर हमारे योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ठीक। देखो गलती जहां कराएगा वो भी बताए दे रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके से गलत करा सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एटलीस्ट वहां पर ब्रेन प्रिपेयर रहेगा। फिर आगे है, एक कलाग्राम नामक सांस्कृतिक ग्राम स्थापित किया गया, ठीक। इसी मेले में कलाग्राम जो सांस्कृतिक ग्राम है उसकी भी स्थापना की जाती है। चलो ये हो गया महाकुंभ से संबंधित जितने प्रश्न आ सकते हैं उसको समझ लिया। फिर वक्फ बोर्ड, देखो वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया गया ये भी बहुत विवादित रहा, विवादित होने के चलते अभी भी सुप्रीम कोर्ट में देखो मामला चल रहा है, हो सकता है ये प्रश्न इससे नहीं बनाया जाए। बस विवाद इस बात का था कि देखो यहाँ पर गैर मुस्लिमों की जो एंट्री है इसको बढ़ाया जा रहा था, और वक्फ पता ही क्या होता है, वक्फ क्या होता है, वक्फ देखो कोई व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति है वो धार्मिक कार्यों के लिए यदि उसको स्थायी रूप से समर्पित करना चाहता है तो वही आपका वक्फ कहलाता है, ठीक है। अब बात आती है आगे, विवाद ये हुआ था कि इसमें जो गैर मुस्लिम थे, जैसे अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के, या आर्टिकल 25-26 में जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है उसको लेकर के यहाँ विवाद पैदा हुआ। विवाद खड़ा हुआ कि अब देखो एक धर्म में दूसरे धर्म के लोगों का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, तो इसको लेकर विवाद बनाया गया। वहीं सरकार का कहना था कि वक्फ संपत्ति को लेकर के जो आपकी जितना करप्शन यहाँ पर फैला हुआ था इसको खत्म करने के लिए, यहाँ ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए ही यह अधिनियम लाया गया। तो दोनों के अपने तर्क थे। इस संदर्भ में ही सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एक समुदाय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में कोई डिसीजन आया है कि देखो जो गैर मुस्लिम रहेंगे ना, तो गैर मुस्लिमों की एक मैक्सिमम लिमिट तय कर देनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ एक बात और यहाँ पर बोली गई थी इस अधिनियम में कि भैया आप जो है
अगर 5 वर्षों तक मुस्लिम नहीं है, ठीक है, आपको बताना होगा कि आपने 5 वर्षों तक आप मुस्लिम होने चाहिए अपनी संपत्ति का दान करने के लिए, या मुस्लिम के तौर पर 5 वर्ष तक कम से कम प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए आपको मुसलमान। तो आप बोले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया, आप ये तय कैसे करोगे कि वो मुस्लिम है? ये तो गलत तरीके से भी इसको प्रयोग किया जा सकता है, तो इस पर भी रोक लगाएगी। 2 प्रोविजंस पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, बाकी वक्फ अधिनियम ये लागू रहेगा, और आगे चल करके इस पर अगर स्पष्ट नियम बना दिया जाएगा सरकार के द्वारा तो उसको भी लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वक्फ अधिनियम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में फैसला जो आया है, अभी चूंकि बहुत ज्यादा इस पर विवाद भी हुआ, विवाद के बाद अब आगे है कुछ प्रोविजंस चूंकि ऐसे किए गए, जैसे वक्फ का नाम यहाँ पर देखो बदला गया, ये जरूर याद रखना, ये हो सकता है पूछा जा सकता है कि वक्फ का जो नाम है वो बदलकर उम्मीद कर दिया गया है। उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावर एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है। वक्फ का नाम बदल के उम्मीद किया गया है, और उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये देखो महत्वपूर्ण है यहाँ पर। फिर जो काउंसिल बनेगी, काउंसिल में पता ही एक सदस्य जो केंद्र सरकार के पदेन होंगे, जो केंद्र सरकार के मंत्री रहेंगे वो इसके अध्यक्ष रहेंगे। उसके अलावा लोकसभा, 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा के सदस्य रहेंगे। फिर मुस्लिम समुदाय से नियुक्त व्यक्ति रहेंगे। तो ये सारे प्रावधान किए गए इसके काउंसिल में, जो उसके मेंबर रहेंगे। साथ ही साथ जो भी काउंसिल में सदस्य रहेंगे उसमें 2 महिलाएं जरूर होनी चाहिए और 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। ये प्रोविजन भी किए गए यहाँ पर। इसके चलते ही यहाँ पर 2 गैर मुस्लिम सदस्य जो होंगे, इसको चलते ही डिस्प्यूट भी हुआ। इसको चलते हुआ कि जब धार्मिक कोई संस्था होती है, वहां स्वतंत्रता होती है, उस धार्मिक अल्पसंख्यक की कोई संस्था है उसके पास में उतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। वहां पर गैर धर्म या गैर मुस्लिम जो समुदाय है उसका इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार का अपना तर्क था, ठीक है, सरकार के जो तर्क थे वो रखे गए तर्क, उसके चलते ही वक्फ अधिनियम को अभी तक स्वीकृत कर लिया गया है, ठीक है, अभी इसको लागू कर दिया जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देखते हैं। हाँ, इसमें वक्फ के संबंध में दिया हुआ है कि भारत में कितने बोर्ड हैं? ऐसे 32 वक्फ बोर्ड हैं। और 32 वक्फ बोर्ड में से पूछा जाएगा आपसे भारत का सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड कौन सा है? एक तो यूपी बिहार में देखो 2-2 वक्फ बोर्ड हैं, ठीक है, और भारत का अगर सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड तो उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड है। ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में एक सिया वक्फ बोर्ड है, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड है। और अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो सबसे बड़ा है। ये बस याद रखने वाली चीज है, यूपी से संबंधित है इसलिए पूछा जा सकता है। फिर पंचायत उन्नति सूचकांक आ गया। देखो अगला क्या है भैया? पंचायत उन्नति सूचकांक। पंचायतों को लेकर के हमारे संविधान में कहां पे प्रावधान है? देखो पंचायत और नगर निगम को लेकर के जब हमारा संविधान निर्मित होता है तब कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं था। तो फिर कब हुआ? 73वां संविधान संशोधन होता है, जहां पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के संदर्भ में भाग 9 के अंतर्गत ऐसा शामिल किया गया। और जो 11वीं अनुसूची थी, सब कुछ पता होगा ना, पॉलिटी में तो सब कुछ पढ़े हो कि नहीं? पढ़े नहीं हो तो यहाँ देखो जो बताई जाए, साथ साथ चीजें रिवाइज होती हैं। नहीं याद आया करो तो पॉलिटी उठाया करो, इसके बाद में पॉलिटी भी देख लिया करो, नहीं तो सुन लिया करो ध्यान से। देखो 73वें संविधान संशोधन के पश्चात पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद ही भाग 9 के अंतर्गत ही प्रावधान किए गए आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक। कहां तक? आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 ओ तक हमारे पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसके आगे पी से शुरू हो जाता है नगर निगम से संबंधित, नगर पंचायत से संबंधित जो प्रावधान है, ठीक है, नगर निकाय से संबंधित। अब हम अभी पंचायत पर हैं, चूंकि पंचायत संबंधित हमारी करंट की न्यूज अभी आते हैं थोड़ा स्टैटिक देख करके। अब चूंकि यहाँ पर 11वीं अनुसूची भी थी, 11वीं अनुसूची में बताया गया कि जो 29 विषय रहेंगे, इन 29 विषयों पर जो लोकल गवर्नेंस में जो पंचायत रहेंगी, पंचायतों को अधिकार देने चाहिए। किसके द्वारा देने चाहिए भैया? स्टेट के द्वारा। राज्य को यहाँ पर अधिकृत किया गया कि आप इन 29 विषयों पर अपने यहाँ की जो पंचायतों को हो वो अधिकार दोगे, ठीक है। कितने अधिकार, कितने विषय समर्पित किए गए, ये तो आगे की बात है, ये एक अलग कहानी है। लेकिन अभी एटलीस्ट जो पन्नों पर जो चीजें दी हुई हैं वो तो समझ में आनी चाहिए। तो देखो आर्टिकल 243 से 243 ओ तक ये प्रावधान है, और आपका विषय कितने हैं? 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में जो बताए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन है। ये हो गया पंचायती राज से संबंधित बेसिक एकदम। फिर इनकी जो कमिटीज वगैरह हैं, समितियां हैं, इसको लेकर के जो त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, ये तो सब बहुत डिटेल में पढ़ते रहते हैं। हमने ऊपर से जो बेसिक नॉलेज है संवैधानिक प्रावधान है वो हमने यहाँ पर समझ लिया। अब यहाँ जो ये उन्नति सूचकांक आया, समझो यहाँ पर पंचायतों में उन्नति किस चीज की? प्रोग्रेस, एसडीजी को लेकर के, सतत विकास लक्ष्य को लेकर के क्या उन्नति रही है उन पंचायतों की, ये समझा जाता है। अब इसमें देखो नीति आयोग से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ही ये सूचकांक जारी किया जाता है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री कौन है? पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ही ये सूचकांक जारी किया जाता है। और इस सूचकांक में कैटेगराइज किया गया इस तरीके से, देखो आपका अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट और बिगिनर, इस तरीके से कैटेगराइज किया गया। और यहाँ जानने वाली बात है कि अचीवर में कोई भी ऐसी पंचायत नहीं है जिसने स्कोर 90 प्लस किया हो, अर्थात कोई भी ऐसी पंचायत नहीं है जिसने स्कोर 90 प्लस किया हो और जो अचीवर कैटेगरी में आए। कोई अचीवर कैटेगरी में शामिल नहीं है पंचायत भारत की। अब भारत की कोई नहीं है तो बोले फिर भारत की कौन है जिसने टॉप किया है? तो तमिलनाडु की जो बर्नपुर है, सॉरी तेलंगाना की। अब देखो तेल जैसे ही अगर आपने लगाना है, ठीक है, जैसे ही तेल लगाया मान लो गर्म हुआ तो क्या होगा? बर्न हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, ठीक है। तो बोले बर्न से बर्नपुर याद रहेगा।
अब अगर एक तो ये हो गया कि कौन सी पंचायत है और ये कहां पर आएगी, ये अग्रणी कहां पर आएगी भैया, ये आएगी आपकी फ्रंट रनर में शामिल होगी, क्योंकि जो अचीवर है, अचीवर में तो कोई है ही नहीं, 90 प्लस स्कोर किसी का है ही नहीं, तो जो सबसे बेहतरीन रहेगी वो भी आपकी फ्रंट रनर में रहेगी। और क्या नाम है उसका, तेलंगाना की बर्नपुर ग्राम पंचायत है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश की कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की धनोहरी, बोले हरी, ठीक है, सब हरा हरा ग्री, एसडीजी पर काम कर रहे हैं तो सब हरी हरी ही, जो ऐसी पंचायत जो सब हरी भरी एकदम दिखाई दे, ठीक है, तो वही है धनोहरी। उत्तर प्रदेश की कौन सी है, यूपी गए, बोले कौन सी हरी भरी दिख रही थी, बोले धनोहरी, बोले धनोहरी ही है सबसे बेहतरीन ग्राम पंचायत है। और सबसे अगर ओवरऑल भारत में देखा जाए तो बोले तेल से बर्न हो गए तो बर्नपुर याद आया हमें, तो बर्नपुर जो है ग्राम पंचायत जो है वो सबसे बेहतरीन है भारत की ग्राम पंचायत। और यूपी की बोले हरी भरी जो दिख रही है धनोहरी, हरी भरी से धनोहरी, दोनों याद हो गई एकदम से। और अगर राज्य के स्तर पर पूछा जाए कि राज्य के स्तर पर कौन सा वह राज्य है जिसकी सर्वाधिक ग्राम पंचायतें फ्रंट रनर में शामिल हुई हैं, तो गुजरात की, ठीक है, गुजरात की सबसे ज्यादा जो है फ्रंट रनर में शामिल है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। तो अगली न्यूज क्या है, अगली न्यूज देखो, जस्टिस रिपोर्ट, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट। जस्टिस रिपोर्ट पर इतना याद रखना है कि न्याय को लेकर के, देखो न्याय को लेकर के कहां सबसे इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एक तो बड़े राज्यों में, एक छोटे राज्यों में, बोले बड़े बड़े राज्यों में देखो बड़े बड़े लोग क्या होते हैं, नाटक नहीं करते हैं ज्यादा, ठीक है, जस्टिस को लेकर के ज्यादा नाटक नहीं करते हैं, तो नाटक से याद आ गया कर्नाटक, लगातार पहले स्थान पर रहता है जस्टिस रिपोर्ट में। अब छोटे में देखो कम होता है, छोटे लोगों में थोड़ा कम ध्यान, कम से क्या हुआ, सिक्किम, ठीक है, कम से क्या याद करते हैं हम लोग, सिक्किम, ठीक है, तो कम से थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है सिक्किम, लेकिन ये भी न्याय के लिए टॉप पे है एकदम, है ना, जो जस्टिस रिपोर्ट है इसमें टॉप पे है, भले कम ध्यान देते हैं, कम से सिक्किम। और वहां पर हुआ नाटक कोई नहीं करते हैं, तो न्याय व्यवस्था में, तो जहां नाटक नहीं होगा वहां न्याय व्यवस्था बेहतरीन होगी, तो नाटक से कर्नाटक, ठीक, क्या याद रखना है, नाटक से कर्नाटक और कम से आपका छोटे राज्यों में सिक्किम, ठीक, क्लियर, एकदम याद रहेगा। आपदा प्रबंधन को लेकर के जो संशोधन हुआ है, यहाँ संशोधन बहुत छोटा सा किया गया है। एक तो आपको आपदा प्रबंधन अधिनियम याद रखना चाहिए, कब है, वर्ष इसका 2005 में, ठीक है, तो मेंस में बहुत आता है, पूरा टॉपिक ही है ये आपदा प्रबंधन का, तो इसको लेकर कई क्वेश्चन बनाए जाते हैं आपके डिजास्टर मैनेजमेंट पर। और डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है 2005 में पारित हुआ था। अब डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर अभी जो इसमें संशोधन किया गया, अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट ये है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है, साथ ही साथ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, ठीक है, ये अपनी पॉलिसी सब खुद तैयार कर सकती है। पहले केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करती थी और अथॉरिटी जो उसके हिसाब से काम करती थी, लेकिन अब इनको खुद राइट दिया गया है, स्टेट के संदर्भ में ये अथॉरिटी खुद अपनी पॉलिसी बनाए, नेशनल जो अथॉरिटी है वो अपनी खुद अथॉरिटी तैयार करे, ठीक है, कैसे वहां कार्य करना है। साथ ही जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन था इसको भी आपका शामिल कर दिया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट की परिभाषा में, ध्यान से सुनना, एनडीएमए एसडीएमए इन दोनों को भी अब राइट होगा कि अपनी पॉलिसी बना सकती हैं। दूसरा, डिजास्टर रिस्क जो रिडक्शन था, क्या डिजास्टर रिस्क, जैसे भैया कोई डिजास्टर आने वाला है उसके पहले उसके रिस्क को कैसे कम किया जाए, लाइक वृक्षारोपण कर दिया जाए, वृक्षारोपण करने से क्या हो जाएगा उस क्षेत्र में, वहां पर आने वाले डिजास्टर के रिस्क को कम किया जा सकता है। इसको पहले डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट नहीं माना जाता था, ठीक है, क्योंकि यह डिजास्टर आने से पहले की घटना होती थी, अब इसको भी शामिल कर लिया जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में, क्लियर, समझ में आया। अब आगे बात करते हैं, ये तो हो गई पूरी बात, यहाँ पर जो संशोधन किया है वो समझ में आया। तमिलनाडु और तमिलनाडु के राज्यपाल को लेकर, सरकार और उसके राज्यपाल को लेकर के क्या डिस्प्यूट हुआ है, इसको लेकर देखो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, इसको लेकर बहुत देखो आसानी से समझो, हमेशा राज्यपाल को लेकर के ये विवाद उठता रहता है कि राज्यपाल को केंद्र का एजेंट के रूप में बता दिया जाता है, तो यही घटना यहाँ हुई। जैसे कोई विधानमंडल है, विधानमंडल के द्वारा कोई अधिनियम लाया गया, अब राज्यपाल अगर जानबूझ करके पॉलिटिकल हित में अगर किसी अधिनियम को नहीं पारित करती है, किसी बिल को अगर नहीं पारित होने देता है, राज्यपाल रख लेता है अपने पास, राष्ट्रपति को भेज दिया, जानबूझ के पेंडिंग पड़ा हुआ है, कई महीने हो गए कोई निर्णय ही नहीं दे रहा है, तो ये सारी समस्याएं आ रही थी राज्य सरकार की समझ, उसमें ही तमिलनाडु के विवाद हुआ सरकार का आर एन रवि के समझ, ठीक है, आर एन रवि वहां के राज्यपाल हैं जिन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जिसके चलते वहां की राज्य जो तमिलनाडु की राज्य सरकार है उसको अपने यहाँ पर बिल वगैरह या कानून बनाने में, विधेयक को पारित कराने में कई समस्याएं आ रही थी, इसलिए यहाँ पर डिस्प्यूट देखने को मिलता है और यहाँ सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच जाती है तमिलनाडु सरकार। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो यहाँ पर निर्णय दिया तो आर्टिकल 142 का यूज करते हुए, लेकिन यहां भी सर्वोच्च न्यायालय से गलती ये हुई कि जो लेजिस्लेचर का पार्ट था वहां पर जुडिशरी को नहीं घुसना चाहिए था। जैसे यहाँ ये बोला जा सकता था, हाँ राज्यपाल के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो असंवैधानिक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ एक कदम आगे बढ़ करके आर्टिकल 142 के तहत जहां पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस की बात करती है, एक कदम आगे और बढ़ करके ये बोल दिया कि देखो भैया अगर तुम्हारे पास कोई है पड़ा हुआ है बिल, उसको 1 महीने में उसको अनुमति दो, मान लो तुमको भैया रखना है, राष्ट्रपति के पास रखना है, तो उस मामले में 3 महीने में अनुमति दे दो, ऐसी ही डेडलाइन लगा दी गई, ठीक है, ऐसी डेडलाइन यहाँ पर देखो पढ़ लो, 1 महीने में कदम उठाए, यदि राज्य सरकार की सलाह के विपरीत है तो अधिकतम 3 महीना, और अगर राज्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध है तब भी 3 महीना, और वहीं पर अगर विधानसभा ने उसे पुनः पारित करके, जैसे राज्यपाल के पास भेजा गया, राज्यपाल ने वापस किया, वापस अगर फिर आ गया तो 1 महीने के भीतर उसको परमिशन देनी पड़ेगी। तो इस तरीके की जो डेडलाइंस थी ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगा दी गई।
बल्कि ये लेजिस्लेचर का पार्ट था। तो ये लेजिस्लेचर का अगर पार्ट था तो ये काम जुडिशरी को नहीं करना चाहिए था, डिस्प्यूट ये हुआ। तो इसी के चलते ही जब आर्टिकल 142 का यूज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने किया, जब तमिलनाडु सरकार गई तो वहां पर आर्टिकल 143 का यूज राष्ट्रपति ने कर लिया। बोले ये बताओ भैया, तुम्हारे पास ये राइट है ये चीजें तय करने का, तुम जुडिशरी का पार्ट हो और सेपरेशन ऑफ पावर नहीं जानते हो क्या? बोले हाँ सेपरेशन ऑफ पावर पता तो है, चलो भैया गलती हो गई, माने होंगे, माने ही नहीं हालांकि जुडिशरी। तो सेपरेशन ऑफ पावर के तहत ही यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बॉडी जो आपकी जो आपकी लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, इनके बीच टकराव भी देखने को यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है, और मिला भी है। तो ये सारे जो कार्य किए गए, इसके बाद आर्टिकल 143 का प्रयोग करते हुए यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए, इसलिए बहुत मुद्दा रहा था, गर्म रहा था, बहुत मुद्दा, बहुत चर्चा में रहा था। क्लियर, पूरी कहानी समझ में आई। अब यहाँ पर एक चीज और है, पॉलिटी के अंतर्गत देखो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जैसे भैया तमिलनाडु मान लो सरकार है, ठीक है, उसने कोई भी वो बिल लेकर आई, अपने यहाँ पर बिल लेकर आती है, विधानसभा से पारित हो जाता है, अब वो पहुंचता है राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल के पास में यहाँ पर दो आर्टिकल होते हैं, एक आर्टिकल 200 होता है, एक आर्टिकल 201 होता है। आर्टिकल 200 के तहत या तो उस बिल पर सहमति दे दे या अनुमति ना दे, ठीक है, सहमति ना दे। तीसरा होता है राष्ट्रपति के लिए विचारात रख ले। अब राष्ट्रपति के लिए विचारात यहाँ पर आर्टिकल 201 का प्रयोग करता है, ठीक है। देखो आर्टिकल 200 के तहत क्या होता है, राज्यपाल वापस भेज देगा, वापस भेज के दोबारा अगर बिल आ गया विधानसभा के पास से तो उसको 1 महीने, मतलब वहां भी डेडलाइन नहीं थी, अभी ये बोला गया कि 1 महीने में उसको जो है स्वीकृति दे देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये होता है आर्टिकल 201 का भी रहता है। आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति को स्वीकृति देना, मतलब राष्ट्रपति के स्वीकृति देने के संदर्भ में यहाँ पर आर्टिकल 201 है, ठीक। राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए भी रख सकता है, वो आर्टिकल 200 और 201 इस संदर्भ में इसकी चर्चा करते हैं हमारे संविधान में। ये दोनों देखो पॉलिटी के अंतर्गत पढ़े होंगे। पॉलिटी में देखो ये जो तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु के राज्यपाल के बीच में जो मुद्दा हुआ, इसमें आर्टिकल 142 हमारा रिवाइज हो गया, 143 रिवाइज हो गया, आर्टिकल 200 देख लिया, आर्टिकल 201 देख लिया, ठीक, समझ में आया। आगे बढ़े, अगली न्यूज क्या भैया, अगली न्यूज देखते हैं भारत के सामाजिक सुरक्षा डेटा पुलिंग को लेकर के पहला जो देखो सोशल सिक्योरिटी को लेकर कुछ स्कीम है, जैसे सामाजिक सुरक्षा की हमारे यहाँ पर भारत में कितनी जो जनसंख्या है जिसको सोशल सिक्योरिटी की जरूरत है और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो चलाई जा रही हैं। जैसे श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया है कि लगभग 92 करोड़ लोग ऐसे हैं जो केंद्र सरकार की योजनाओं के किसी न किसी माध्यम से उसका प्रयोग कर रहे हैं सामाजिक सुरक्षा के लिए, ठीक है, समझे बात को। ये हमारे मंत्रालय का डेटा है कि लगभग कुल जो जनसंख्या है भारत की उसका 65 करोड़ 65% पॉपुलेशन ऐसी है जो किसी न किसी रूप में सोशल सिक्योरिटी के लिए किसी न किसी माध्यम, चाहे स्वास्थ्य के रूप में ले रही हो, चाहे भोजन ले रही हो, चाहे सब्सिडी ले रही हो, कुछ भी कर रही हो, तो वो सोशल सिक्योरिटी के रूप में सरकार के किसी न किसी जो स्कीम है कोई ना कोई माध्यम से उसका प्रयोग जरूर कर रही है। कितनी? 65%। इसी में सबसे बड़ी स्कीम जो सोशल सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है वो है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के और इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो चलाई गई थी, ठीक है। तो आयुष्मान भारत के तहत लगभग भैया 40 करोड़ के आसपास लोग हैं जिनको आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जहां एक फैमिली को 5 लाख रुपए, यानी कि हर परिवार को वहां पर 5 लाख रुपए की क्या दी जाती है, मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज दी जाती है। दूसरा है भैया गरीब कल्याण अन्न योजना। यहां बताया गया है कि दिसंबर 2024 तक लगभग 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न जो है मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया गया था। ऐसे ही अटल पेंशन योजना जो हमने पीछे पढ़ ली है, तो ये सारी की सारी क्या है, सोशल सिक्योरिटी को लेकर के लोगों की स्कीम्स चलाई जा रही है भारत में। आगे अगली न्यूज है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के। देखो यार समझो, यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी एनसीटी में जो दिल्ली में चुनाव होता है, दिल्ली में चुनाव को लेकर के न्यूज क्या आएगी। एक तो अभी देखो बीजेपी की सरकार आती है, यहाँ पर 90 सीट है। दिल्ली में कितनी सीटें हैं विधानसभा में? 90 सीट्स हैं। 90 में से बीजेपी को कितनी 48 मिलती है, तो बहुमत के साथ में यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनी? रेखा गुप्ता बनी, ठीक है। नवी मुख्यमंत्री थी और नवी मुख्यमंत्री के साथ महिला के तौर पर ये तीसरी मुख्यमंत्री थी, ठीक है, ये याद रखना है। और नवी रेखा गुप्ता थी और विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? विजेंद्र गुप्ता। गुप्ता जी ही हैं दोनों, इतना याद रखो, दोनों ही गुप्ता जी हैं। एक है रेखा गुप्ता, एक है विजेंद्र गुप्ता। कौन कौन? एक है रेखा गुप्ता, एक है विजेंद्र गुप्ता। ये दोनों ही आपके, एक आपकी क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, एक आपके विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की भारत के यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष कौन है इस समय? उर्सुला वान डेर, ठीक है, उर्सुला वान डेर लेन है, ठीक है। अब इनको कैसे एक जगह और याद रखना है, सबसे ताकतवर महिला। देखो ताकतवर महिलाओं की जब सूची आई सबसे पावरफुल लेडी की, तो वहां पर उर्सुला वान डेर लेन ही है। जो डेर सब में सबसे ज्यादा डेर जिसमें होगा वही सबसे ताकतवर महिला होगी। सबसे ज्यादा डेर किसमें है? उर्सुला वान डेर में सबसे ज्यादा डेर है, तो ऐसे याद रख सकते हो। साथ ही साथ इनकी भारत की भी ऑफिशियल आधिकारिक यात्रा भी हुई थी, ठीक। अब लीड्स रिपोर्ट आती है। देखो लीड्स क्या है, लीड्स का फुल फॉर्म ही देख लो क्या होता है भैया, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, ठीक है। लॉजिस्टिक्स वगैरह को लेकर के सारे स्टेट्स में कितनी आसानी है किस स्टेट में, इसको लेकर के ही यह जारी किया जाता है जो लीड्स है आपका, ठीक है। अब लीड्स रिपोर्ट में कैटेगराइज किया जाता है, एक तो लैंडलॉक्ड स्टेट है,
एक कोस्टल। अब अलग-अलग आप समझो भारत की स्थिति जो है कुछ ऐसे यहाँ पर जैसे जो लैंडलॉक्ड हैं पूरी तरीके से, इनकी तुलना आप गुजरात और महाराष्ट्र जैसे स्टेट से तो कर नहीं सकते हो लॉजिस्टिक के मामले में। तो जो कोस्टल वाले हैं, मान लो गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, तो ये कोस्टल वाले जो स्टेट हैं, कोस्टल की कोस्टल से करो कंपेयर, है ना? और जो लैंडलॉक्ड है मतलब चारों ओर से ढके हुए हैं, ठीक है? स्थल से ही ढके हुए हैं, स्थलरुद्ध हैं, तो उनकी तुलना आपस में करो। तो इसीलिए इनको कैटेगराइज़ किया गया, एक स्थलरुद्ध, तटीय, पूर्वोत्तर वालों की अलग स्थिति है और फिर यूटी वालों की अलग स्थिति है। तो उसमें हमें याद रखना है कि जो कैटेगरी बनाई गई उसमें अचीवर की कैटेगरी में हमारा उत्तर प्रदेश आता है। हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश कहाँ पर आता है? अचीवर की कैटेगरी में आता है, इतना याद रखना है हमें। फिर अगली न्यूज़ जो है आपकी त्रिपुरा, भाषणी। देखो भाषणी जो है ये इसके साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करने वाला त्रिपुरा जो है पहला नॉर्थ ईस्ट का स्टेट बन चुका है। भाषणी है क्या? ये भाषणी देखो अनुवादक है एक तरीके से भारत सरकार के द्वारा। अब इसे समझो जैसे कोई भी अगर क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण है, ठीक है, ग्रामीण पृष्ठभूमि में किसान है, भारत सरकार के द्वारा कोई स्कीम लाई जा रही है कृषकों के लिए। अब कृषकों के लिए उसकी भाषा जो है, उसकी भाषा जटिल है, मान लीजिए ऐसी भाषा है, स्पष्ट भाषा है, खड़ी भाषा उसको नहीं समझ में आती है, तो वहां की जो लोकल लैंग्वेज है, एटलीस्ट वहां की क्षेत्रीय भाषा है, उसमें वह किसान समझ सकता है। तो ये एआई बेस्ड जो आपका भाषणी है, टूल है, इसको यूज कैसे किया जाएगा? इसको व्हाट्सएप आदि के माध्यम से किसानों को उनकी ही लोकल लैंग्वेज जिस भाषा में वो पूछेंगे उसी भाषा में ये भाषणी के द्वारा कन्वर्ट करके उसी भाषा में उनको बताया जाएगा ताकि उनकी भी समस्याओं का समाधान हो। तो इस आधार पर ही अगर नॉर्थ ईस्ट से देखा जाए तो ये पहला है जो त्रिपुरा जो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भारत के इस मिशन का जो आपका भाषा मिशन है, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन का जो भाषणी जिसको नाम दिया गया है, इसका हिस्सेदार या इस पर हस्ताक्षर करने वाला नॉर्थ ईस्ट का त्रिपुरा पहला राज्य बना है। क्या याद रखना है? नॉर्थ ईस्ट का त्रिपुरा पहला राज्य बना है और ओवरऑल तरीके से देश में यह 8वां ऐसा राज्य बना है। 7 राज्य और हैं जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भारत के साथ इस पर कर चुके हैं, यानी कि इसके माध्यम से अपने यहाँ के कृषकों को, अपने यहाँ के श्रमिकों को इसका लाभ देंगे। जो राज्य हैं ऐसे 7 हैं, 8वां बन गया है त्रिपुरा। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट की पूर्वोत्तर अगर राज्यों की बात की जाए तो त्रिपुरा ऐसा पहला राज्य है जिसने ऐसा समझौता किया हुआ है। क्लियर, समझ में आया? और महाकुंभ में भी इसका देखो प्रयोग किया गया था भाषणी का। ठीक है, अब ये वन स्थिति रिपोर्ट है। फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई है, देखो पुरानी रिपोर्ट है, दी हुई है तो देख लेते हैं। 2021 का डेटा है और हर 2 साल पर आती है, चूंकि 2023 में ये डेटा आता है इसका पूरा। इसमें बस जानकारी कितनी लेनी है, बहुत आसान चीजें समझनी है यहाँ पर, बहुत ज्यादा हौच-पौच नहीं रखना है। क्या समझना है यहाँ पर? एक तो 25.17% ये क्या है भैया, कुल भौगोलिक क्षेत्र का हमारे यहाँ पर इतना ही कवर किया जाता है वन और वृक्षावरण के मामले में, ठीक है। और वन कितने हैं? 21.76 और वृक्ष कितने हैं? 3.41। देखो याद भी कैसे रहेगा, ध्यान से देखना इधर, ध्यान समझना, कुछ चीजें याद रहेंगी यहाँ पर। देखो 3.4 ये क्या है? वनावरण का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ समझना जो डेटा महत्वपूर्ण है वो निकाल लिया है। 3.41 है जो वनावरण का क्षेत्र है और 21.76 है, सॉरी 21.76 जो है ये वनावरण का है क्षेत्र, आच्छादित है जितना, और 3.41 जो है ये वृक्षावरण है, ठीक है, ट्रीज हैं आपके। अब इनको दोनों को जोड़ करके वही टोटल है जो भारत में जो टोटल वर्तमान में 25.17 लगभग याद रखना है, 1/4। कैसे याद रखोगे? 1/4 है हिस्सा जो भारत की जितनी भी भूमि है उसका 1/4 हिस्सा है जो वृक्ष और वनों से आवृत है, घिरा हुआ है, ठीक है। वृक्ष आवरण और प्लस वन आवरण कितना है भारत में? 1/4। टारगेट कितना है? 33% का। अभी हम उससे बहुत दूर हैं, अभी हैं कहां पर हम? 25% के आसपास हैं। ये क्लियर हुआ? अब उसमें अगर वृक्ष पूछा जाए 3.41 कैसे याद रखोगे? 3, देखो 3.41 और 3 और 1 को जोड़ करके क्या हो रहा है? 3 और 1 को जोड़ करके क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। तो ऐसे एटलीस्ट ये डिजिट अगर दिमाग में ये सामने डिजिट दिखी 3 और 1 4, ये गणित तो दिख रही होगी ना, 3 और प्लस 1 4 लिखा हुआ है, 3.41 तो कम से कम ये डेटा गड़बड़ नहीं होगा। 3.41 अगर लिखा होगा तो एग्जैक्ट यही आप लगा करके आओगे वहां पर आंसर में। ये हो गया भारत का। अब अगर यही यूपी का यही लगे हाथ पूछ लो, लगे हाथ यहीं पर यूपी का भी देख लो। देखो 9.96 टोटल है, कितना भैया? 9.96 यूपी का है, उसमें से 3.72 ये वृक्षावरण है और 6 पॉइंट कितना भैया? 6.24, यहाँ देखो ध्यान से, 6.24 ये क्या है? ये वन आवरण है यूपी का। तो जैसे वहां पर 21 और 3 है ना, 21.7 और 3.41 जोड़ करके 25.17 हो रहा था, लगभग 1/4 है वहां पर। वैसे यूपी का जो स्थल है उसमें मात्र 9.96 है, जिसमें 3.72 जो है क्या है भैया? 3.72 आपका
वृक्षावरण है। और 6.24 देखो ये भी याद रखना कितना आसान है, 6.24 और 2 और 4 जोड़ के क्या होता है 6 होता है कि नहीं, इसका भी एक याद हो गया। इसका भी एक ध्यान रहा कि यहाँ भी हमारे पास एक मजेदार तरीका है याद रखने का, 2 4 6 होता है। वैसे वहां पर क्या था, वहां पर वृक्ष याद रखने का तरीका था 3.41 में 3 और 1 जोड़ करके बीच में 4 लिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ 9.96 है और टारगेट क्या है यूपी का 15% करना है भैया, वन और वृक्षावरण, ठीक। ये हो गया प्रतिशत वाला डेटा वन को लेकर के। देखो वन आवरण और वृक्षावरण यूपी का क्लियर हुआ, 9.96 करना कितना है 15 करना है। और भारत का कितना है भैया, भारत का 25.17 है, कितना करना है 33 करना है। अभी हम एक और चौथाई पे हैं, क्लियर। दोनों डेटा याद, दोनों एकदम क्लैरिटी के साथ रखना है दिमाग में, कतई कंफ्यूजन नहीं हो। भारत का और यूपी का एक साथ इसलिए बताया ताकि दोनों एकदम दिमाग में एकदम क्लियर इमेज बन जाए दोनों को लेकर के। अब बात आती है सर्वाधिक कमी सर्वाधिक अधिकता, इसको लेकर के कुछ नहीं याद रखना है, 2 स्टेट याद रखने हैं और ज्यादातर उन्हीं से देखो पूछा जाएगा। एक तो मध्य प्रदेश याद रखना है और एक इधर का ही है मिजोरम, इसको याद रखना है, सबसे किनारे जहां से मानसून घुसता है, ठीक है, जहां से मानसून घुसता है तो इसको याद रखना है। यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है प्रतिशतता के मामले में, और मध्य प्रदेश यहाँ याद रखना है बीच में क्योंकि यहाँ पर एरिया वाइज बहुत ज्यादा है वन, ठीक है। तो देखो यही 2 में से क्लियर हो जाएगा कैसे। सबसे ज्यादा वृद्धि अगर पूछी जाए कहां पर हुई है तो मिजोरम में देखने को मिली है, ठीक। और सबसे ज्यादा कमी मध्य प्रदेश, जिसके पास ज्यादा होगा उसके पास खोने के लिए ज्यादा होगा, है ना, जिसके पास बहुत ज्यादा है उसी के पास खोएगा भी वही सबसे ज्यादा। तो ऐसे समझो मिजोरम में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, मानसून घुस रहा है, बहुत ग्रोथ होती है यहाँ पर, ठीक। फिर सबसे ज्यादा कमी तो मध्य प्रदेश में है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है तो एरिया वाइज बताया ना कि मध्य प्रदेश, 2 याद रखने दिमाग में, मिजोरम और मध्य प्रदेश, जो लोकेशन पे बता दिए। अब उसके बाद में एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहां पर है भैया वनावरण, तो मध्य प्रदेश में है। अब उसके अलावा अगर प्रतिशत के वाइज देखा जाए तो प्रतिशत वाइज वनावरण कहां होगा, मिजोरम में है। 2 स्टेट देखो अभी तक आ रहे हैं। अब वृक्ष में जो है जरूर याद रखना है कि वृक्ष में सबसे ज्यादा कहां पर है वृद्धि, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षारोपण कहां है, महाराष्ट्र में है। यहाँ यूपी तीसरे स्थान पे है, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है। मैप में भी तीनों नजदीक हैं, ये महाराष्ट्र हो गया फिर राजस्थान हो गया, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र हुआ फिर राजस्थान हुआ फिर यूपी हुआ, ये तीनों आपको याद रखना है वृक्ष आवरण के मामले में। फिर अगर सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशतता परसेंटेज के मामले में केरल है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस हमें क्या याद रखना है, हमें वनावरण याद रखना है मिजोरम और मध्य प्रदेश, जहां वृद्धि सबसे ज्यादा हुई, सबसे ज्यादा कमी कहां हुई, सबसे ज्यादा एरिया वाइज कहां, सबसे ज्यादा प्रतिशतता कहां पर है, प्रतिशतता जहां पर है वहीं सबसे ज्यादा क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है, और एरिया जिसका सबसे ज्यादा है खोने के लिए सबसे ज्यादा वहीं कमी हो रही है, ठीक, क्लियर। ये दोनों क्लियर, मिजोरम और मध्य प्रदेश एकदम दिमाग में रखना है एकदम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वनावरण और वृक्षावरण दोनों अगर एक साथ ओवरऑल तरीके से अगर वृद्धि सबसे ज्यादा कहां पर हुई है भैया, ओवरऑल सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ में, और दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश। देखो वन और वृक्ष एक साथ मिल गए, ठीक, कैसे याद कैसे रखना है, वन और वृक्ष एक साथ मिल गए, बोले छत्तीसगढ़ को हम कैसे याद करते थे, 36 लोगों का गढ़, बोले 36 लोगों का गढ़ आ गया, मतलब वन और वृक्ष को एक साथ मिलना पड़ा, ऐसे याद रखो। तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हुई है, छत्तीसगढ़ में, और दूसरा स्थान यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान है वन और वृक्ष के मामले में, दोनों अगर जोड़कर पूछ लिया जाए। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में दोनों जगहों पर चाहे सर्वाधिक वनावरण हो चाहे सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता हो, चाहे मतलब डेंसिटी समझ रहे हो ना, जैसे सबसे ज्यादा पेड़ भैया कहां पर हैं, वो भी सोनभद्र में है, और अगर इसी एरिया में डेंस बहुत घने घने पेड़, इसको प्रतिशतता के आधार पर देखा जाता है, एरिया वाइज उसकी प्रतिशतता कितनी है, ठीक है, पेड़ों की, तो दोनों में ही क्या है भैया सोनभद्र ही है। फिर एरिया वाइज दूसरे स्थान पर यहाँ लखीमपुर है, और यहाँ प्रतिशतता के मामले में सोनभद्र के बगल में मौजूद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, चंदौली है। अब इधर आते हैं कि सबसे कम अगर पूछा जाए, जहां जाओगे वहां दूर दूर तक वन कहीं दिखेंगे ही नहीं, तो भदोही जो संत कबीर रविदास नगर है, ठीक है, भदोही जिसको संत रविदास नगर, यहाँ पर दूर दूर तक कहीं वन नहीं दिखाई देंगे। और प्रतिशतता भैया कतई प्रतिशतता के मामले में देखा जाए तो वहां पर कौन सा है भैया, ध्यान रखना है कि न्यूनतम प्रतिशतता के मामले में संभल है आपका, ठीक है, कौन सा है, संभल है डिस्ट्रिक्ट, क्लियर। तो ये हो गया जो वनावरण रिपोर्ट है आपकी। अब लास्ट रह जाता है वनावरण रिपोर्ट में क्या देखा हमने, 2021 की रिपोर्ट है, ठीक, एक तरीके से तेजी से रिवाइज करते हैं। वनावरण में हमने देखा 2021 के डेटा है पूरा, 23 में आती है, हर 2 वर्ष पे आती है रिपोर्ट। अब उसमें भारत में कितना है प्रतिशतता, भारत में प्रतिशतता देखी गई कि 25% के आसपास है, जिसमें 3% आपका क्या है वृक्षावरण है, और आपका 21.7 के आसपास क्या है भैया, ये आपका वनावरण है, जिसके चलते ही 25%, एक चौथाई के आसपास भारत में वन और वृक्षावरण मौजूद है, जो होना चाहिए 33%। फिर यूपी पर है, यूपी में 9.96 के आसपास है, जिसमें 6% के आसपास आपका 6.24%, ऐसे 426 याद था ना, ये आपका वनावरण है, और 3 के आसपास आपका क्या है भैया वृक्षावरण है। तो ये हो गया 9.96 यूपी का। फिर सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हुई वनावरण के मामले में, तो वृद्धि कहां होगी भैया, मिजोरम में, जहां मानसून घुस रहा था, और मिजोरम में ही प्रतिशतता सबसे ज्यादा है। सबसे कमी कहां पर होगी, बोले जिसके पास सबसे ज्यादा खोने के लिए सबसे ज्यादा एरिया कहां पर है वन का, बोले सबसे ज्यादा वनावरण का एरिया है मध्य प्रदेश में, वहीं पर खोने के लिए सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा कमी भी वहीं पर होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में ओवरऑल तरीके से दोनों में, वन और वृक्ष के मामले में दोनों में अगर पूछा जाए तो बोले दोनों एक साथ हो गए थे, 36 लोगों का गढ़ आ रहा था, छत्तीसगढ़, और फिर दूसरा स्थान किसका था, यूपी का था। फिर आ गया यूपी पर, आ जाओ, अब यूपी में सोनभद्र ही दोनों जगहों पर है, चाहे वनावरण हो
एरिया वाइज हो चाहे परसेंटेज में हो, दोनों में सोनभद्र है। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे कम एरिया वाइज कौन सा है भैया, भदोही है, और प्रतिशत के मामले में सबसे कम कौन सा है, यूपी का डिस्ट्रिक्ट संभल है। ठीक, समझ में आया? इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए, इतना एटलीस्ट पता होगा तो कम से कम जो आसान क्वेश्चन होते हैं ना वो नहीं अपने से गलत होंगे। फिर आते हैं सोनमर्ग सुरंग पर। देखो सोनमर्ग जो सुरंग है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सारी चीजें सुनी ना, पर्यटन क्षेत्र है, पहलगांव, ये सारे जम्मू कश्मीर के बहुत खूबसूरत पर्यटन क्षेत्र हैं। ठीक, अब सोनमर्ग जो सुरंग है इसका उद्घाटन किया गया, इसको देखो जेड मोड़ परियोजना भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ये जहां पर है, कहां पर है, ये गादरबल जिले में स्थित है। जो सोनमर्ग जो सुरंग बनाई जा रही है ये कहां पर है भैया, ये गादरबल जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर मौजूद है। देखो यहाँ पर जो रास्ता है वो जेड के आकार का था। ठीक है, अब चूंकि जेड के आकार का था, इसी के ऊपर ही आपकी ये सुरंग बनाई जा रही है, सोनमर्ग सुरंग। इसके चलते ही आपका लद्दाख तक जाना, वहां कहां से, श्रीनगर से जो लद्दाख का क्षेत्र है, श्रीनगर से लेह तक का जो मार्ग है वो थोड़ा सा सुगम हो जाएगा। उसके चलते ही ये सोनमर्ग सुरंग जो है, देखो जैसे ये श्रीनगर है, ध्यान से सुनना, ये श्रीनगर है, इसके बगल में ही आपका गादरबल डिस्ट्रिक्ट है। अब गादरबल डिस्ट्रिक्ट से ही कनेक्ट करते हुए आगे आपकी ये सोनमर्ग सुरंग बनाई जा रही है। इसी के आगे एक दर्रा है आपका, एक पास है। कौन सा पास है, ध्यान से बताओ कौन सा पास है, जोजिला पास। ध्यान है, जोजिला पास जो है किससे, श्रीनगर से अगर आपको लेह जाना है तो किस दर्रे से, जोजिला दर्रे से होकर जाना होता था कि नहीं, भूल गए? देखो जोजिला, देखो ज्योग्राफी की चीजें ऐसे ही होती है रिवाइज। जोजिला जो पास है, जोजिला पास, जब आप श्रीनगर से लेह जाओगे तो इसी जोजिला पास से होते हुए गुजरना है। तो इसीलिए जोजिला जो सुरंग है, टनल बनाई जा रही है। ठीक है, इससे रास्ता आसान होगा, समय कम लगेगा। वैसे ही जो सोनमर्ग है, इस सोनमर्ग से भी आपका क्या होगा, रास्ता आसान हो जाएगा, समय की बचत होगी, और यह श्रीनगर से लेकर के आगे लेह तक की कनेक्टिविटी करेगा। साथ ही इधर चाइना और इधर पाकिस्तान, इन दोनों को भी हैंडल करना स्ट्रेटेजिकली भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है सुरंग। ठीक, क्लियर, समझ में आया? इसकी लंबाई कितनी है, 12 किलोमीटर लंबी है। समझ में आ गया? ये 2 लेन वाली, यानी कि आना जाना दोनों तरफ से रहेगा। समय की बचत होगी, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो गई। कहां पर है, गादरबल जिला, समझ में आया, श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करेगी। आगे जोजिला है, अब जोजिला सुरंग बन रही है, ये आगे 2028 तक बनकर तैयार होगी। जोजिला जो सुरंग है ये देखो राष्ट्र को समर्पित कर दी गई, इसका उद्घाटन कर दिया गया है। ठीक है, इसको जेड मोल परियोजना क्यों कहा जाता है या जेड सुरंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि रास्ता जो था वो जेड आकार का था, इसके ऊपर ही ये बनाई जा रही थी जो सोनमर्ग सुरंग थी। समझ में आ गया? पूरा सब कुछ क्लियर हो गया? लंबाई कितनी है इसकी, 12 किलोमीटर लंबी है। सारी डेटा क्लियर, सारा फैक्ट क्लियर, समझ में आया, कंसेप्चुअली क्लियर हुआ? और अगर क्लियर हुआ है तो कमेंट वगैरह कर दिया करो यार, फीडबैक वगैरह देते रहा करो, शेयर वेयर करते रहा करो। ठीक है, अब इस चैनल को देखो अच्छे से बेहतरीन तरीके से यहाँ पर करेंगे आप लोग। देखो सब्सक्राइब वगैरह कर लो, शेयर वगैरह कर लिया करो अगर मजा आया करे। ठीक है, और मजा आया करे तो फिर दोस्तों तक यार बिना कहे भेज दिया करो ना। और जो पीडीएफ अगर चाहिए इसकी है तो इसकी पीडीएफ ही नीचे टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो मिल जाएगी। वहीं पर आपको क्या होगा, वहीं पर इसकी पीडीएफ, यही जो हाईलाइटेड है, हाईलाइटेड पार्ट के साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि जो हाईलाइटेड पार्ट यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो चीजें आप वहाँ पीडीएफ पर रखो सामने, और पीडीएफ के साथ में आप दोबारा जब रिवाइज करने जाओ चीजें सब मैक्सिमम चीजें आपको याद भी हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। तो वीडियो खत्म करते हैं यहीं पर, आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। धन्यवाद।